हाल ही में मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ का। उसने पिछले 6 साल में अपनी सेल को $450 मिलियन ईयर पे लेके गया और सारा माल वो अमेज़न पे बेचता है। उसने पिछले 3 साल में पाकिस्तान कराची में, जिसमें हम कहते हैं बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 7,000 एम्प्लॉइज़ और 5 फैक्ट्रियाँ उसने लगाई हैं। 250 तो वाटर जेट लूम उसने लगाई हैं और अपनी वाटर जेट लूम बना ली। एक दिन मैं एक फैक्ट्री गया तो अक्सर जाना होता था मेरा, उनसे कुछ प्रोडक्ट हम लिया करते थे। तो ऐसे ही होता था, वो मियाँ बीवी जो मालिक थे फैक्ट्री के, अच्छी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो वो चाय अक्सर मुझे बना के पिलाया करता था। तो एक दिन मैं गया तो उसके पार्किंग लॉट में कोई 50-60 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें लक्सस भी थी, उसमें रेंज रोवर भी थी और मर्सिडीज भी थी, BMW भी थी। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा कि गाड़ियों का काम शुरू कर दिया तुमने, क्या किया? तो उसने कहा नहीं वो ऐसे मंगवाएंगे। बैठा रहा, उसने वही चाय पिलाई है मुझे और सारा काम। जब हम बाहर निकले तो मुझे पता चला कि उसने अपनी सारी गाड़ियाँ जो 50-60 नई ब्रांड न्यू खड़ी थी, वो सारी अपने स्टाफ के लिए मंगवाई थी। अब मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि यार मैं जिस बंदे के साथ बैठा होता उसका लेवल क्या होगा, जिसने 50 ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, जिसमें लक्सस भी है और BM भी है, तो किस लेवल का बॉस होगा जिसने अपने वर्कर्स के लिए गाड़ी मंगाई। और मुझे रोज़ चाय पिलाता है। यूटोपिया वाला जो है वो कह रहा है कि जी आओ देखो समझो जो मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, जबकि पुराने कह रहे हैं कि अंदर नहीं घुसना। अंदर नहीं घुसना। आपको चाइना में आप जाएं, मैं अक्सर फैक्ट्रियों में गया हूँ, कोई पूछता ही नहीं कि आप आए क्यों अंदर। पूरी फैक्ट्री आप घूम के आ जाओ और चले जाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई क्यों आए थे, क्या काम करना है, उनको खौफ ही नहीं। आज हमारे ऑफिस वालों ने मेरी 9 साल पुरानी वीडियो अपलोड की है। तो 9 साल पहले वाली बात आप मेरी सुनोगे तो आपको यार ये गधा 9 साल पहले ये बात बोल रहा था। तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो गई, ना कि आज आपने मेरी बात सुनी होगी, हाँ आप सब बोल रहे हैं, लेकिन आपको मेरी कुछ 15 साल पुरानी वीडियो मिलेगी, मैं यही बात बोल रहा हूँ तो आपको ये 15 साल से लगा हुआ है। अच्छा, ओ माय गॉड, चलो मैं इसको ज़्यादा अहमियत, वजन बढ़ जाएगा मेरी बात का। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ अमीन नथानी साहब हैं जो कि चाइना पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे काम करते हैं अमीन भाई, लेकिन आज हम इनसे चाइना के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। चाइना की तरक्की होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखी। चाइना बिल्कुल बदल गया है 10 साल से 20 साल में, मैं समझता हूँ टोटली चेंज्ड कंट्री बन गया है और हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है चाइना सीखने के लिए कि उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। उसके ऊपर आज मैं अमीन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं कि हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें सीखने वाली चाइना से, और जब चाइना इन्होंने जाना शुरू किया तो कैसा था और अब कैसा हो गया है। शुक्रिया अमीन भाई। थैंक यू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनके साथ आपका कोई सिलसिला हम बनाएं, तो उस वजह से 2005 में पहली दफ़ा जाना हुआ और फिर वहीं के हो गए। कुछ 1 आध साल जो है हमने आने ना मुस्तकिल रखा और उनके कस्टमर्स को सर्विसेज दी। फिर अराउंड को हमने 2007 में जो है वो प्लान किया कि अपना, और उस ज़माने में इंग्लिश बोलने वाले कम मिला करते थे चाइना में 2005 में। आजकल तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा मैं अपना कुछ काम यहाँ करना चाहता हूँ, तो मुझे एज ट्रांसलेटर कोई, अच्छा मैंने हर जगह ट्रांसलेटर में लड़कियाँ ही देखी थी वहाँ पर, सब जगह काम करती। तो मैंने उससे कहा कोई लड़की अगर ट्रांसलेटर हो तो मुझे अपने लिए चाहिए, अपने काम के लिए। वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पहली दफ़ा था और 1 आध महीना मैं गुजार चुका था चाइना में। तो उसने कहा एक लड़की तो नहीं, मेरे पास एक लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है और अगर तुम चाहो तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैंने कोई बात नहीं जी, हमें वो करवा दें। तो उस तरह मेरी उससे मुलाकात हुई और आज हमें 15 साल इकट्ठे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी पार्टनर हैं और काम कर रहे हैं। और जो दोस्त मुझे फर्स्ट टाइम लेके गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज तक हम साथ हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जब हमने नई कंपनी बनाई वहाँ 2000 8-9 की बात है कि हमने इनिशियली तो हमने स्टार्ट लिया और वो जो हम एक छोटा सा ऑफिस हमने अपार्टमेंट में ले लिया
और उससे काम किया। फिर उसने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है जो चाह रहा है कि हम मिल के काम करें, तो उसकी कंपनी में हमने पहला एक्सपोर्ट किया। पहला साल हमारा बड़ा वेग सा गुजरा, कोई बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, और वो पार्टनर फिर 1 साल बाद हमें छोड़ के चला गया। फिर हमने अपनी कंपनी बनाई। उस कंपनी में एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ ये कि जब हमने इनवॉइसेस एक्सपोर्ट की तो टैक्स डिपार्टमेंट जो था उसने उसको मैसेज किया कि जी आपकी कोई इनवॉइसेस में प्रॉब्लम है और आपको आना पड़ेगा। तो दोनों नए थे, मुझे तो कुछ बिल्कुल ही नहीं पता था। उसको थोड़ा सा चाइना के हवाले से थी चीज़ें, चाइनीज़ था, तो चला गया और उनसे सवाल जवाब हुए कि जी आपने यहाँ मिस्टेक कर ली, ये हो गया, ये हो गया। तो उसने मुझे वापस आके डराया बड़ा, और ख़ुद भी डरा हुआ था। उसने कहा जी अब जो है हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हमारी इनवॉइस जो है ना वो गलत है और हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, और हमने एक्सपोर्ट करने के बाद उसको टैक्स रिक्लेम किया हुआ था। तो उसने कहा ना सिर्फ टैक्स रिक्लेम जो करने के लिए हमें पहले आपको, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, हमें इनवॉइस पहले पे करनी पड़ती है, तो हमने वो इनवॉइस की पेमेंट्स भी कर दी थी, और अब रिक्लेम के आसरे पे थे कि जी ये मिलेगा तो हमें को प्रॉफिट होगा। पहला एक्सपोर्ट था तो बड़ा परेशान वो भी था, और मुझे भी उसने किया काफ़ी कि यार अब तो टैक्स मज़ीद पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये होता रहा सिलसिला, और 15 दिन डेली बेसिस पे उसको टैक्स डिपार्टमेंट बुलाता था, और 15 दिन बाद हमारे अकाउंट में टैक्स जो है क्रेडिट हो गया। तो वो भागता हुआ आया कि जी टैक्स तो क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट। तो मैंने कहा तू जो कह रहा था कि हमारा कोई प्रॉब्लम है इनवॉइस, उसने कहा प्रॉब्लम तो है और आज भी बुलाया। तो मैंने कहा आप क्यों बुलाना है भाई, जब टैक्स वापस दे दिया आपने। तो जब वो गया उस दिन पता चला कि हमें कि हम जो नई कंपनी क्योंकि हमारी थी तो 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन थी, और जो हम मिस्टेक करेंगे उस 2 साल के अंदर उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट इग्नोर करेगी और हमें ट्रेन करेगी। तो एक्चुअली वो जो प्रोसेस था उसको रोज़ बुलाने वाला, वो ट्रेनिंग प्रोसेस था, उसको सिखा रहे थे और उसको बता रहे थे कि ये मिस्टेक तुम्हें दोबारा नहीं करनी। वाह। तो वहाँ मुझे समझ आई कि यार देखिए नए बिजनेसेस को फिर, अच्छा उस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड तो मुझे पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई चीज़ होती है। तो फिर हमने खुद ही धक्के खाए थे, काम किया था, तो पता चला कि हम तो एंटरप्रेन्योर हैं। तो वहाँ जो है ना बाकायदा उसके फंड्स होते थे, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट जो है फंड्स। फिर एक कंपनी में हम जब गए तो वहाँ एक इंजीनियर जो होता था जो इस कंपनी का वर्कर था, एक दिन उसका मुझे मैसेज आया कि जी मैंने अपनी कंपनी खोली है, तो अब अगर आप आएंगे तो मेरी फैक्ट्री को भी विज़िट कीजिएगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो जब मेरा जाना हुआ मैं चला गया। तो छोटा सा कारखाना था, जिस तरह हमारे यहाँ 200-400 गज का होता है, तो बैठने की जगह भी नहीं थी। तो उससे कोई डील वील हो गई हमारी, तो उसने कहा ऑफिस चलते हैं। तो उसने वहाँ से उठाया, कारखाने से कोई 200 मीटर के फासले पे उसका एक बिल्डिंग थी अच्छी सी, उसमें 2 कमरे का ऑफिस था। मुझे ले गया। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये क्या वजह है कि तुम जो है अपना कारखाना वहाँ रखा हुआ है, वहीं 2 कमरे बना लेते, ऑफिस वहीं बना लेते, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ बनाने की। उसने कहा नहीं ये ऑफिस मैंने नहीं लिया, ये मुझे गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप जो एक चीज़ होती है, वो हम जब कोई नया बिजनेस करते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है। 1 साल के लिए हमारे पास ये ऑफिस रहेगा, 1 साल बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और हम अपना पर्सन। और लिटरली मैंने देखा कि 1 साल के बाद उसने अपनी बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई और अपना सारा ऑफिस वहाँ शिफ्ट किया। तो वहीं मुझे ख्याल आया कि यार हमें अपने मुल्क में भी जो है ना इस तरह की चीज़ें, ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी हम ये सारे काम पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हमने कोशिश भी की कि यहाँ चीज़ें हों, और हमने सपोर्ट भी किया लोगों को, बच्चों को। जिस तरह हमने स्ट्रगल की उस तरह हम कोशिश करते हैं कि हमारे नए बच्चे जो है स्ट्रगल ना करें। तो ये 2 चीज़ें थी जो चाइना से मैंने बहुत अहम, जो इन बड़ी इनिशियल पीरियड में मुझे देखने को मिली। उसके बाद जैसे मैंने आपको जिक्र किया मेरे चाइनीज़ पार्टनर का, उससे एक बड़ी कमाल चीज़ मैंने सीखी। पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई अप डाउन्स भी होते हैं, गुस्सा भी आ जाता है कभी किसी को से। तो एक तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा, और जब मैं कोई गुस्सा हो जाऊँ और आगे से उसने भी कोई ऐसा जवाब दे दिया और हमारे दरमियान में थोड़ी सी खींचातानी हो गई, तो उस वक्त उठ के चला जाएगा, और कोई 15-20 मिनट आधे घंटे बाद अपने कमरे से एक फर्स्ट क्लास अच्छी सी ग्रीन टी बना के और हंसते हुए मेरे कमरे में आएगा और चाय मुझे देगा, और फिर एक नए टॉपिक पे बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो हम मतलब समझ ही नहीं आती कि यार वो कोई हमने आधे घंटे पहले हमारे दरमियान में। तो मेरा ख्याल है कि हम इन सारी चीज़ों से बड़े नाबलद हैं पाकिस्तान में रहते हुए। हम बड़े जल्दी जो है ना गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है।
तो ये एक मेरे कुछ बड़े स्पेशल एक्सपीरियंस जो चाइना में हुए बिजनेस के अलावा, जो एज ए कम्युनिटी, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बड़ी सीखने वाली चीज़ें हैं जो हमारी कौम को बड़ी शदीद ज़रूरत है इसको सीखने की। तो बाकी आपके ज़हन में कोई और बात है तो बताएं। बहुत ही तीनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे। मैं जब 2005 में गया तो मुझे याद है कि जो जनरल स्टोर पे लड़की बैठी हुई होती थी काउंटर पे, वो भी कोई ड्रामा देख रही होती थी। ईमेल नहीं था, क्यूक्यू था उनके पास, जो कि आप वी चैट बन गया है। जी, हमने भी क्यूक्यू से स्टार्ट लिया था। तो उसी पे सारी कम्युनिकेशन होती थी, और इंटरनेट बहुत जल्दी उनके यहाँ ब्रॉडबैंड आ गया था। और इंटरनेट की यूजेज का बताएं कि वहाँ पर अब साइकिल भी क्यों वी चैट से ली जाती है। सर अनफॉर्चुनेटली हमें तो जो ना सबसे पहले तो हमारी कौम को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम इंटरनेट यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मुझे बाद औक़ात ऐसा लगता है कि सुबह उठते हैं तो हम 200 मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे होते हैं, जिसमें से हार्डली 20 काम के होते हैं, बाकी हम अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक और फजर मुबारक कर रहे होते हैं। दुनिया ने इस सारी चीज़ों से पूरी मार्केट डेवलप कर ली है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, लेकिन स्टिल आप ये कहेंगे कि 80% लोगों को अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, जो प्रॉपर, जिसको हम कहेंगे कि वाकई उसका फ़ायदा उठाना। तो फ़ायदा हम नहीं उठा रहे। आप चाइना की पूरी मार्केट देखेंगे तो एक घर में बैठी हुई जो मैं अपने वही पार्टनर की फिर वाइफ की बात करूँगा कि उसने एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस जो है वो वी चैट पर डेवलप कर लिया, और इतना बड़ा बिजनेस वी चैट पे उसने मतलब कॉस्मेटिक्स का डेवलप कर लिया कि कोई बात ही नहीं। मतलब वो बाद वक़्त हमें बताती तो हम हैरान होते थे कि वो एक दिन में हमसे ज़्यादा पैसे कमा रही होती थी अपने घर बैठे हुए। समझे ना, कभी-कभी ऐसा भी होता था। तो इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पे, जो इंटरनेट से उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया। एक जो है ना, आप देखें कि हर चीज़ की मार्केट आपको वहाँ मतलब अच्छा, एक तो चाइना की एक बड़ी खूबी भी मैं कहूँगा कि उन्होंने किसी चीज़ को जो है दुनिया से अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने हर चीज़ अपने पास बनाई, और वो किसी चीज़ के मोहताज भी नहीं रहे। मतलब जब हम गए थे उस वक्त कंप्यूटर, मैं जिस ज़माने में 2005 में गया था तो मेरे पाकिस्तान में कंप्यूटर का यूज़ नहीं था, बहुत कम था। मैंने सारी चीज़ें वहीं जाके सीखी। तो मैंने देखा कि हर आदमी, आज भी आप देखेंगे तो आप जब मेट्रो में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको हर बंदा जो है ना कुछ न कुछ पढ़ता हुआ मिलेगा मोबाइल के ऊपर, कुछ न कुछ करता हुआ मिलेगा। तो हमें मतलब इन चीज़ों की बड़ी शदीद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि चाइना को इसने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। हम अली बाबा को देखते हैं, आज अली बाबा हमें दराज लेता हुआ नज़र आता है। दुनिया की बहुत बड़ी मंडी इन्होंने जो इंटरनेट के ज़रिए अपने काबू में की। आज देखें तो मतलब आज कोविड में 2 साल से मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, मेरा ऑफिस ऑपरेशन में वो सारा काम इंटरनेट पे ही चल रहा है, और सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसकी जो रीज़न, अगर हम डिफरेंस देखें ना चाइना को और पाकिस्तान को, तो मुझे याद है जब मैं आपको 2005 की बता रहा हूँ, तो जब मेरा यूजेज इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा था टिपिकल चाइनीज़ से। टिपिकल चाइनीज़ को पहली दफ़ा जो चीज़ दी गई वो दी गई क्यूक्यू और टीवी। लेकिन उनके पास जो चीज़ मौजूद थी, उनको चाइनीज़ ज़बान मैंड्रिन पढ़ना आती थी। हमारे लोगों को अभी तक उर्दू पढ़ना भी नहीं आती, कोई भी ज़बान पढ़ना नहीं आती ना, मेजॉरिटी को। तो जो काम उन्होंने 2005 में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ा के, जो मैंने जिक्र किया, कंप्यूटर्स बहुत सस्ते करके एक अवेलेबिलिटी कर दी, क्योंकि लोगों को पढ़ना आता था तो उनको कंप्यूटर से डर नहीं था, स्कूल्स थे, स्ट्रक्चर था। तो वो जो उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि चाइना को हम समझते हैं कि 20 साल में, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो पहले 40 साल में उन्होंने एक कौम बनाई, एक ज़बान करी, बच्चे कम करे, एक डिसिप्लिन कायम किया जो उनके पास था, जिसके बाद पहले वो नुकसान में रहे जी, लेकिन फिर एकदम से जब वो डिसिप्लिन्ड कौम और एक वन डायरेक्शनल कौम बढ़ना शुरू हुई इतनी क्वांटिटी में, तो वो बहुत आगे बहुत जल्दी चली गई। जबकि अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, अभी वो उसको गाली दे रहा होता है, उसको गाली दे रहा है। चाइना में गाली ही नहीं है, दोनों सब ने एक ही तरफ जाना है, आधे इधर नहीं जा रहे। हमारे यहाँ तो, या डेमोक्रेटिक जितनी भी जगह है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि आधे लोग लेफ्ट पे जाना चाहते हैं, आधे लोग राइट पे जाना चाहते हैं। जबकि जो ऑटोक्रेसी है, या जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही होती है, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, इधर उधर नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह से पूरी कौम ने ना
चाहे गलत है या सही है, जी या तो आर या पार। जी ऐसे ही है। हम मतलब वहाँ देखते हैं कि तो एक जो इंटरनेट ना होने की वजह जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट तो अभी तक पाकिस्तान के हर हाथ में मोबाइल नहीं पहुंचा। अभी तो हम औरत के हाथ में मोबाइल देना भी नहीं चाहते। चाइना के अंदर फिर आधी पॉपुलेशन जो औरतों की है वो सबसे ज़्यादा काम करती सबसे है ज़्यादा मर्दों बिजनेस से। है, बिल्कुल सही। तो आपको तो मर्द तो वहाँ काम करता हुआ नजर नहीं ही नहीं आता, आता, नजर नहीं सारी काम औरतें कर रही होती हैं। यहाँ पर आपको औरत जो घर पे बैठी हुई नजर आती है। तो हमारी जो हार्ड वर्किंग फोर्स थी उसको तो हमने घर पे ड्रामा देखने पे लगा दिया। आज भी हम उसको स्मार्टफोन भी देने को तैयार नहीं है, इंटरनेट भी देने को तैयार नहीं है, एजुकेशन भी देने को तैयार नहीं है। तो हम एक्चुअली कल्चरली काफ़ी अभी तक बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, या जो हमारी रिवायात हैं हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है, मैं आपसे इसको मैं वेरिफिकेशन चाहूँगा, और जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस हो नहीं सकती तेज़, क्योंकि हमने एक तो आधी वर्कफोर्स को काम में नहीं लगाया, दूसरा जो बाकी वर्कफोर्स है उसको फ़ोन नहीं दिया, इंटरनेट नहीं दिया, बेसिक एजुकेशन नहीं दे रही, तो वो प्रोडक्टिव यूजेज तो कर ही नहीं सकता। तो अब जो आप कह रहे हैं कि कोई कारोबार चलाए, तो जो हमारी अगर इमरान खान को ले लें तो उसके पास भी बेचारे के पास 6 मिलियन फेसबुक के फॉलोअर हैं। तो 200 मिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 6 मिलियन फॉलोअर से वो बात कर रहा है। चाइना के अंदर एक बेचारी छोटी सी काकी होती है, उसके पास जो है 40-50 मिलियन फॉलोअर होंगे क्यूक्यू के ऊपर, या बाकी जो रन है या टिकटॉक है, हाँ उन चीज़ों के ऊपर। तो क्या मैं सही देख रहा हूँ कि हमने बेसिक एजुकेशन मोबाइल की या टेक्नोलॉजी की दी ही नहीं है, तो वो उसमें आगे तो जब जाएगा ना कि उसके हाथ में टिकटॉक वाला काम वो 2005 में कर चुके। अब उनको पता है कि इसका प्रोडक्टिव यूज़ क्या है। अभी तो हम नर्सरी स्कूल में आए हैं, मोबाइल हाथ में अभी आया है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 80 मिलियन फ़ोन ऐड हुआ है। उससे पहले 50 मिलियन फ़ोन था, 130 मिलियन फ़ोन पे हम पहुंच गए। पहला जो फ़ोन उसके हाथ में आना, उसने तो टिकटॉक ही चलाना है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे में वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो ग्रूम होती है, पॉलिश होती है। हमारा एक कल्चरल इशू भी है ना। हमने मतलब हमारे यहाँ हमेशा से जो है ना हमने औरत को एक पर्दे में इन सारी चीज़ों में रखा है। अच्छा, मैं इसमें एक पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इंटरनेट के आने के बाद हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिल गया है कि हमारी जो औरत जो घर बैठी हुई, अगर हमने उसको एजुकेशन दे दी है, ठीक है ना, उसको बेसिक नॉलेज दे दी, तो अपना घर बैठ के वो बहुत बड़ा बिजनेस जो है ना अपने घर से चला सकती है। मैं ऐसी बहुत सारी मेरी बहनों को जानता हूँ जो अपने घर से बैठ के उन्होंने फूड बिजनेस स्टार्ट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्ट की हैं जो इंटरनेट की फैसिलिटी से स्टार्ट की। आज फूड पांडा पे आपको बहुत सारे घर के किचन मिलते हैं। कौन चला रहा है? फूड के चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारा कल्चरल है वो कल्चर को भी हम वो नहीं कर रहे, इफेक्ट नहीं आ रही, और हम अपने घर बैठे हुए जो ना सिर्फ हमें अपना हौसला थोड़ा सा बढ़ाना है और हमारी जो बच्चियां हैं उनको ट्रेन करना है। और मैं समझता हूँ कि घर बैठे अपना काम करें। हम इस तरह की जो जैसे आप इनक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें स्पेशली लड़कियों के लिए जो ना इनक्यूबेशन सेंटर बनाने चाहिए जिसमें हम उनको ट्रेन करें और उस पर जो ना काम करके उनकी वर्कफोर्स को जो ना आगे लाया जाए और वो एक अच्छा काम करें, अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, फ्यूचर में अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। जो ठीक है कि हम चाहते हैं कि हमारी औरत बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए। हमारे बहुत बड़ी एक तबका जो है वो इस बात से जो है ना खाइफ है कि जी ना नहीं जानी चाहिए। तो ठीक है, इसको रहते हुए भी ये काम किया जा सकता है। हमारे नौजवान चाइना से और क्या सीख सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जो इनको नज़र नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया वहाँ? जी देखिए, वहाँ जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी ना, हमारे यहाँ जो नौजवान ग्रेजुएट कर लेता है ना, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको बस एक जहन में ये बात होती है कि जी ग्रेजुएशन के बाद जो है ना कोई ब्लू कॉलर जॉब तो वो कर नहीं सकता। और वहाँ जो मैंने देखा है ना कि हमारे यहाँ जितने आपको फैक्ट्री वर्कर्स मिलते हैं, फैक्ट्री में मास्टर्स इवन मिलते हैं, जो मास्टर है हमारे यहाँ वो भी अनएजुकेटेड है। तो हमारे जो ये ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने ठीक है ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, कुछ ने बीबीए कर लिया है, कुछ ने एमबीए भी कर लिया है, वो अब उस ट्रैक को छोड़ना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि टाई लगा के हम जो ना ऑफिस में ही बैठेंगे तो हमारा काम होगा। अगर वो इस तरह से सोचना शुरू करें तो एक जो उस लेवल का वर्कर है, आप देखें कि हमारे आज एमबीए आपको फिर भी 30,000 में मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा फैक्ट्री का वर्कर जो 50,000 में नहीं मिलता। तो वो उस काम की तरफ जा नहीं रहे। जो मैं चाइना में देखता हूँ
कि वहाँ बड़ा कॉमन है कि वहाँ आपको अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो है ना फैक्ट्री में काम करता होता है, ठीक है ना। तो अच्छा उसके काम में निखार भी आ जाता है क्योंकि वो एजुकेटेड होता है। तो हमारे यहाँ ये बड़ा मुझे जो है ना नज़र आता है, क्योंकि मैंने इस पर कोशिश की इनिशियली जब हमने फैक्ट्री में अपने जो EPZ में उसमें हमारे चाइनीज़ है। अच्छा एक और भी मसला है हमारा, हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो मैंने देखा यहाँ चाइनीज़ आए और उन्होंने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किए, अपने वर्क काम स्टार्ट किया, तो हमने उनको सबसे पहले तो ये डरा दिया कि जी हम तो नमाज के लिए जाएंगे। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे और वो बाहर अपना टाइम पास आधा घंटा करते थे और वापस आ जाते थे। तो वो तो पहले, अब जब मुझसे बात करते थे तो मुझे कहते थे यार तुम्हारे यहाँ ये बड़ा मसला है, मशीन चल रही है, वो बोलता है मैं तो जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा, फिर अपने लोगों को भी समझाया, जहाँ दूसरे लोग थे उनको समझाया कि भाई नमाज जो है ना, आपने अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज जाए और आप सही जगह पे हो तो आप क्या करोगे, आप उनको मतलब किस तरह सिखाओगे। तो आप वहीं 4 आदमी मिल के वहीं नमाज पढ़ लो, आपकी फैक्ट्री में 5 मिनट फारिग हो जाओ, ताकि उसको फील ना हो। और अगर 10 बंदे काम कर रहे हो तो 5-5 करके नमाज पढ़ लो भाई, ताकि उसका काम भी मुतासिर ना हो और उसको आपके मजहब से जो है ना नफरत ना पैदा हो उसके दिल में, क्योंकि वो तो एक उसको पता ही नहीं है, उसको दीन के बारे में क्या पता है। अभी जो हमने देखा श्रीलंका वाला जो मामला हुआ, उसको तो पता ही नहीं है ना, किसी आदमी को कोई इल्म ही नहीं है। तो हम जो है ना फिर उसके अगेंस्ट एक जो है ना अपने जहन में बात बना लेते हैं और फिर वो सारी चीजें। आज जो रेवोल्यूशन आ रहा है इस वक्त, देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके पाकिस्तान में आएगा, मुझे उसका रास्ता ही चाइना नजर आ रहा है ना। चाइना बहुत सारी इंडस्ट्री लोकेट कर रहा है अपनी दुनिया में, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है इस वक्त हमारी यूथ के लिए। हमारा इस वक्त 25,000 से ज़्यादा बच्चा जो है ना चाइना में पढ़ता रहा है, उनको सारी लैंग्वेज आती है। चाइना में सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज है। जो चाइनीज इंडस्ट्री आना चाहती है उसके लिए हमारे स्टूडेंट बहुत कारगर है, बहुत कामयाब है। लेकिन मसला ये है कि उनको सिर्फ, अब मैंने उन बच्चों को देखा है कि उनको ट्रांसलेशन के अलावा कोई जॉब करनी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमारे बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए कि हम लैंग्वेज सीखें, क्योंकि इनको बहुत बड़ी अभी यूथ की ऐसी ज़रूरत है जो लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर सके। तो उस पर ना सिर्फ ट्रांसलेशन के पैसे मिलेंगे। अब हमारी फैक्ट्री में एक चाइनीज़ था, उसको बहुत अच्छी उर्दू आती थी, बहुत अच्छी उर्दू आती थी, ठीक है। अब मज़े की बात थी कि वो था ट्रांसलेटर, वो लिफ्टर भी चलाता था, वो मशीन पे भी खड़ा हो जाता था, वो वर्कर्स के साथ नेगोशिएशन में भी लगा होता था, वो सारे काम करता था। GM में तो उसने बनना है, जनरल मैनेजर तो उसने बनना है। तो अब वो हमारा जो उसके बाद, उसके जाने के बाद अब तक 6 ट्रांसलेटर चेंज हो चुके हैं। वो ट्रांसलेटर के अलावा वो दूसरा काम ही नहीं करते। तो हमें देखिए मल्टीपर्पज काम करने होंगे। हमें एक आदमी जो है 25,000, आप, मैं तो अपनी ऑफिस में भी ये बात करता हूँ कि यार एक आदमी 25,000 में है और उसकी जगह वो 2 काम और ऐड कर लेता है, तो उसकी की तनख्वाह 40,000 कर दो भाई, 50,000 कर दो, ताकि वो अच्छा हो। लेकिन हमारे यहाँ वो लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है। हमारे यहाँ ना वर्कर्स में वो फीलिंग नजर आती है मुझे, ना बॉसेस में वो फीलिंग नजर आती है। दोनों तरफ जो है ना फुकदान है इस चीज़ का। मेरा ख्याल है दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद तो हमें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, आप फैक्ट्री रिलोकेट करने के अंदर भी काम कर रहे हैं कि जो लोग चाइना से पाकिस्तान फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि क्या कर रहे हैं। सर इसमें हुआ ये कि हमने सबसे पहले तो ये किया कि अपनी जो फैक्ट्री थी उसको बिल्डअप किया और हमारी कोशिश थी कि जो लोग यहाँ आते हैं उसको हम सपोर्ट करें। एक्चुअली मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये होती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें चाइना जाके सीखी, बड़ा कुछ सीखा है। तो आज अगर और हमें ये भी पता है कि जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं ना, वहाँ वहाँ तो वो बहुत आगे जा चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। हमारी मार्केट छोटी है, हमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में इसलिए बना नहीं पाते कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा चाइना के पास मार्केट भी है। अच्छा चाइना आगे देखें आने वाले वक्त जो है उसमें चाइना को जो है ना बड़े मुश्किलात फेस करनी है, क्योंकि ट्रेड वॉर्स है दुनिया में, ठीक है। तो बड़े मुल्क जो है ना वो चाहते नहीं कि चाइना का माल लें, तो उसने डेफिनेटली अपने आप को रिलोकेट करना है, ठीक है। हमने हमेशा देखा है, जापान को देखा, आप देखें जापान में बहुत सारी इंडस्ट्री रिलोकेट हुई चाइना में, फिर चाइना से रिलोकेशन स्टार्ट हुई तो कंबोडिया में, वियतनाम में, मलेशिया में, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो हमें, मैं समझता हूँ कि ये रिलोकेशन जो है वो हमें जो है ना इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत बूम कर सकती है। हमारे पास ग्लास की फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे पास एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे पास डोर्स की फैक्ट्रीज नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त आगे आएगी। हमारा पूरा शहर नया बनना है, ग्वादर,
पूरा बनना है, ठीक है। और पाकिस्तान तो है ही अंडर कंस्ट्रक्शन, हर वक्त ही कुछ ना कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला सबसे बड़ा वही है कि हमारी जो कौम है और हमारी गवर्नमेंट्स भी तैयार नहीं है। हम एससीसी की बात करते हैं, आप देखें कि हमने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे काम ही नहीं हो रहा। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, कभी उसको गैस नहीं मिलती, कभी उसको बिजली नहीं मिलती, जबकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि बिजली हमारे पास सरप्लस है। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, रिलोकेशन पे जो ना हमें ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। हम इतना चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते हैं कि जो लोग आते हैं वो इतने इस प्रोलॉन्ग के आदी नहीं है। सबसे पहले तो आते हैं तो उनको बंदा ही सुबह 11 बजे और 12 बजे के बाद उसको, हमारे तो सुबह भी 12 बजे होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप चाइनीज़ को देखें तो सुबह आपको 7 बजे, हमेशा आपने चाइना देखा है कि 7 बजे उसकी पूरी होलसेल मंडी खुली होती है और शाम में 5 बजे बंद हो जाती है, 6 बजे बंद हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो हम काम स्टार्ट 2 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। सारी चीज़ें रिलोकेशन में रुकावट है। जो मैं पिछले 3-4-5 साल से जितना माइंडसेट कर रहा हूँ, माइंडसेट प्रॉब्लम, जो हमें अगर कुछ सीखना है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि एक दिन हम जो है ना एग्जीबिशन था टेक्सटाइल का, तो उसमें हमारा बूथ था। मैंने अपने जो चाइनीज़ पार्टनर था उनको भी, 2-3 स्टाफ को भी वहाँ से बुलाया हुआ था। तो जो हमारी प्रोडक्ट थी वो 2 कपड़े पेस्टिंग वाली प्रोडक्ट्स आती हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट थी। माइक्रोफाइबर की बनाते हैं? माइक्रोफाइबर भी था। माइक्रोफाइबर तो हम नहीं करते, हम बेसिकली बेबी गारमेंट से रिलेटेड फैब्रिक बनाते हैं। तो उसमें जो विंटर फैब्रिक होता है वो हमारी स्पेशलिटी है। तो विंटर में 2 कपड़े जुड़े हुए जो पेस्टिंग होता है, उस तरह की जो चीज़ें थी वो हमारे यहाँ बूथ पे बहुत सारा कपड़ा लगा हुआ था। तो एक साहब पाकिस्तानी आए और मुझे उन्होंने कहा कि जी हम ये पेस्टिंग फैब्रिक हम बना सकते हैं, हमारे पास मशीन है। तो आप बताएं। तो मैं, क्योंकि एग्जीबिशन में रश बहुत होता है, तो मैंने उसको एक चीनी के हवाले किया। मैंने कहा यार इससे बात करो, ये सारा पेस्टिंग का काम ये करता है। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट हुए तो वो दोनों थोड़े से जो ना चीख रहे थे, मतलब आवाज़ें जो उनकी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा खैरियत तो क्या, वो लड़ पड़े दोनों। तो मैं गया उनके पास, तो चीना भी गुस्से में था। उसने कहा यार समझता ही नहीं किसी बात को। तो मैंने कहा क्या हुआ मसला? अच्छा, वो पाकिस्तानी साहब मुझे बताने लगे कि यार ये ऐसी बातें कर रहा है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या बातें हो रही हैं? वो कह रहा है यार जिस मशीन पे जो ना, जो मैं मशीन पे 6000 मीटर फैब्रिक बनाता हूँ, ये कहता है मैं 25,000 बनाता हूँ। तो मैंने कहा इसमें लड़ने की क्या बात है भाई? अगर वो 25,000 बनाता है तो उसको आप ये पूछो कि 25,000 कैसे बनता है भाई। वो कहता है नहीं अमीन भाई, आप देखिए कि मशीन हमारी सेम है, उसके इतने आरपीएम होते हैं, इतने आरपीएम में तो इतनी मशीन चल ही नहीं सकती। मैंने कहा यार आप मुझे ये मत बताओ, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि मशीन कितने आरपीएम की। जो आदमी मैंने आपके सामने बिठाया हुआ ये कह रहा है ना कि 25,000 बना रहा हूँ, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 25,000 बना रहा है। अब आप इसको ये सीखोगे 25,000 कैसे बनेगा, आप उसको ये चैलेंज कर रहे हो कि 25,000 नहीं बन सकता। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपने भी अपना माइंडसेट चेंज किया होगा ओवर द ईयर्स। डेफिनेटली। आप जब चाइना गए होंगे, आपको मुश्किलात आई होंगी उनका माइंडसेट समझने में, सुबह जल्दी उठने में। किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया जाके हम सीख सकें, हमारे देखने वाले सीख सकें कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंडसेट को चेंज? देखिए मेरी एक बड़ी वजह जो थी ना वो ये थी कि मैं जब गया था तो मैं कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं था। तो मैंने एक बात अपनी लाइफ में सीखी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी होती है ना वो आप अपने स्ट्रगल टाइम में सीखते हो। जब हमारे यहाँ एक जो माइंडसेट आपको नज़र आता है ना, उसकी वजह खुशहाली भी है अपनी पर्सनल, उनकी जो है ना वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है, कंफर्टेबल है। तो वो जो था ना, वो जो टाइम था ना, वो मेरा जो है ना टफ टाइम था एक, जब मैं चाइना पहुंचा। तो मुझे स्ट्रगल करनी थी, मुझे अपने काम के लिए कुछ करना था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू की। टाइम के मामले में तो मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और जो है ना मुझे अक्सर लोग दोस्त जो है ना कहते हैं, जब उनको मैं सुबह का टाइम देता हूँ तो वो बेचारे ठंडे हो जाते हैं कि जी सुबह सुबह जो है ना वो तो हम नहीं आ सकते। और वहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने सीखी ना वो ये थी कि हम ऑर्डर्स बहुत करते हैं। मतलब हमने ये ले आओ, पानी ले आओ, चाय ले आओ। वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ बड़े से बड़ा जो बॉस है वो खुद आपके लिए चाय बना रहा होता है ना, वो खुद अपने छोटे छोटे काम खुद कर रहा होता है। तो मेरे पास, मैंने तो सीख लिया था, लेकिन मेरे पास मेरे बाद आने वाले जो मेरे असिस्टेंट्स थे, जो मैंने क्योंकि मुझे 1-2 पाकिस्तानी रखने पड़ते हैं पाकिस्तानी कस्टमर्स की वजह से, तो फिर उनको मुझे ट्रेन करने में थोड़ा समझाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि वो खींचातानी शुरू हो गई, क्योंकि उनको आदत थी पाकिस्तान में वही ऑर्डर वाली। तो मैंने कहा भाई ऐसे यहाँ काम नहीं होता, काम साथ मिल के करना होता है।
मैं आज भी अपने कस्टमर्स के लिए चाय बनाना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था, बड़ा आसानी से मैं बना लेता हूँ। तो छोटे छोटे काम जो है ना अपने करना की आदत जो है वो वहाँ से सीखी। इतनी आदत नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ आई। तो बड़ी कॉमन, एक दिन मैं मतलब उस फैक्ट्री का लेवल मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैं एक फैक्ट्री गया तो अक्सर जाना होता था मेरा, उनसे कुछ प्रोडक्ट हम लिया करते थे। तो ऐसे ही होता था, वो मियाँ बीवी जो मालिक थे फैक्ट्री के, अच्छी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो चाय अक्सर मुझे बना के पिलाया करता था। तो एक दिन मैं गया तो उसके पार्किंग लॉट में कोई 50-60 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें लक्सस भी थी, उसमें रेंज रोवर भी थी और मर्सिडीज भी थी, BMW भी थी। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा गाड़ियों का काम शुरू कर दिया तुमने, क्या किया? तो उसने कहा नहीं, वो ऐसे मंगवाई नहीं है। बैठे रहे, उसने वही चाय पिलाई है मुझे और सारा काम। जब हम बाहर निकले तो मुझे पता चला कि उसने अपनी सारी गाड़ियाँ जो 50-60 नई ब्रांड न्यू खड़ी थी, वो सारी अपने स्टाफ के लिए मंगवाई थी। अब मुझे उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं जिस बंदे के साथ बैठा होता उसका लेवल क्या होगा, जिसने 50 ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, जिसमें लक्सस भी है और BM भी है, तो किस लेवल का बॉस होगा जिसने अपने वर्कर्स के लिए गाड़ी मंगाई और मुझे रोज चाय पिलाता है। हम सोच सकते हैं, हम एक दिन एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में हमारा जाना हुआ, मुझे मेरे पार्टनर ने कहा कि रास्ते में हमारा काम है तो बॉस से मिलते हुए चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब हम गए तो उसने एक चाइनीज से बात करना शुरू की, और जो बाहर बैठा हुआ था मंजी पे, और मैं फैक्ट्री का पूरा विजिट करके वापस आया तो ये उसी के साथ खड़ा हुआ। तो मैंने उससे कहा यार तूने बॉस से मिलना था, तो उससे बॉस के पास ही तो खड़ा हूँ। अब वो बॉस का हुलिया गया था, उस बॉस ने जो पैंट घुटने तक चढ़ाई हुई थी, शर्ट उसने पहनी हुई नहीं थी, और वो जो ना अपने धागे जो ना उसके क्रोपिंग के धागे काट रहा था उसके एम्ब्रॉयडरी के, और उसके बाद कम से कम 40 मशीनें लगी हुई थी। 40 मशीन की वैल्यू आप अंदाजा कर लें, और वो बंदा हुलिये में अपना काम कर रहा था। तो ऐसी कौन तरक्की क्यों नहीं करेगी सर? हमारे यहाँ तो 4 जिसके पास लगी हो ना, तो उससे तो 2 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है उस बॉस से, 2 बजे तो फैक्ट्री नहीं आता। तो अभी जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन कोई है आपके ज़हन में? सोल्यूशन तो यही होगा ना कि जो हम जब ये आएंगे, अब मुझे बहुत सारे दोस्त मेरे कहते हैं ये चाइनीज जो यहाँ फैक्ट्री जब लगाएंगे, जब भी होगा ये डेफिनेटली ये आना है ना, ये टाइम तो आना है पाकिस्तान में। हम इतने सीरीज बना रहे हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, CPEC पे ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो इसमें होना क्या है, इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी। जब ये काम पे आएंगी तो फिर हमें जूते लगेंगे, फिर हम सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो फिर हम काम करना मेरा ख्याल शुरू करेंगे। तो अभी तो कौन बनने जा रहे हैं या क्या होगा? सर हम देखें ना कि वो एक वाकया आपको मिलता है ना, जो बंगाल में जब सर्कस पे पाबंदी लगी थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ जो एक जो है ना NGO ने उस पर बड़ी बात हुई गोरों के ज़माने में कि जी ये सर्कस में जो जानवरों पे जुल्म होता है, तो ये सर्कस को बंद किया जाए। तो सर्कस वालों ने बड़े दिन इंतजार किया, वो 10 शेर थे उनके पास, तो खिलाते रहे उनको, लेकिन जब कोई चांस नहीं हुआ कि अब खुलेगा ही नहीं, तो अब उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो शेरों को खिला दे। तो वो जो 10 शेर थे उन्होंने जंगल पे छोड़ दिए उन्होंने। तो पता ही चला कि 10 में से 9 को जंगली कुत्ते खा गए। ठीक है ना? तो क्यों खा गए? क्योंकि उन शेरों को आदत हो गई थी बना बनाए जो है ना वो खाने की, तो अपनी जबल्लत भूल गए थे शिकार की, और शिकारी कुत्ते क्योंकि भूखे थे तो खा गए। तो हम शेर होते हुए भी जो ना शिकारी कुत्तों से मार खा जाएंगे। मसला ये है, मुझे नजर आता है ना। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने अगर जल्दी अडॉप्ट ना की, जो कि मुझे यंगस्टर्स में हमारे नज़र आता है इंशाल्लाह। अच्छा, एक एडवांटेज ये भी है कि अब एक रेवोल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। अब जो एक हम देखते थे कि कन्वेंशनल स्टाइल था हमारा बिजनेस का, वो टोटल चेंज हो रहा है, और उसमें भी वो हमसे आगे ही है। और मैं समझता हूँ कि देखें ना आप ये पिछले 20 साल में आप देखें कि मिडिल मैन जो ना खत्म होते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट अभी तक बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे यहाँ जो ना एक फैक्ट्री है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वो है, कंज्यूमर तक जाते हुए 4 आदमी है बीच में। तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे स्लैब जो है ना मुझे बहुत जल्दी खत्म होते हुए पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं, दुनिया में तो हो गए। जैसे मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे साबिक की, कि साबिक जो है वो ट्रेडर को माल ही नहीं देता, वो मैन्युफैक्चर को ही माल देता है। तो इस तरह से जो ना अब ये स्लैब्स खत्म होते जा रहे हैं। B2B B2C वाले जो काम हो गए हैं उसमें अब आपका ये 2-3 स्लैब्स तो फारिग हैं। तो ये सारी चीज़ें नए बिजनेसेस में तो आएंगी। और हमने एक चीज़ हमें और जो मुझे नजर आ रही है जो हमारी इंडस्ट्री को रोके हुए है, वो प्रॉपर्टी है।
जो हमारे यहाँ जो ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज में हम लगा के रखते हैं और उससे सिर्फ एक सिंगल आदमी को फायदा होता है। उससे बड़ा इसमें फायदा डिसरप्शन कैसे आएगी? इसमें एक तो जो हम डिजिटली जो चीजें होती हुई देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा मुझे जो चेंज नजर आ रहा है। आस्ते 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 ये खत्म तो हो रहा है ना। आप देखेंगे आज भी हम एक नई मिनिस्ट्री की तरफ कल हम गए हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री की तरफ। तो ये एक बड़ा कदम है जो हम देखें कि हमारे पैसा अब जितने लोगों के पास आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्लियर बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुरू से एक सिस्टम में नहीं थे तो उसकी वजह से उनके पास कुछ ऐसा पैसा भी है जो डिक्लेयर नहीं है। तो इस तरह की स्कीम जो है, एक तो वो होता था कि जी अपने पैसे लाएं और अपने पैसे वाइट कर लें, वो नहीं है। ये स्कीम जो है ना, इस तरह की जो स्कीम्स हमारे यहाँ आ रही है, इस तरह की स्कीम की बहुत पहले हमें जरूरत थी। चले दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ हुआ बेहतर हुआ। क्या आज हम ये कह रहे हैं कि सिक इंडस्ट्रीज लेंगे तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, हम कोई नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमसे नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो पैसा हमने इस तरह से पार्क किया हुआ है, प्रॉपर्टी में पार्क किया हुआ है, फंसाया हुआ है, वो सारी चीजें बाहर आके लोग जो है ना अपना कोई काम करेंगे और इसी से लोगों का फायदा होगा, इसी से रेवोल्यूशन आएगा हमारा और कोई मुझे तो निजात नजर नहीं आ रही। हम देखें ना कि हम आज भी जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने जबरदस्ती रोका हुआ है। आज भी अगर ये 3 साल से हम ना रोकते तो हमारा असर क्या होता? आपको हमें पता है, जो लोग इसको समझते हैं उनको ये बात का अंदाजा है कि ये डॉलर तो 300 रुपये में ना मिलता अगर हमने ब्रेक ना लगाया अपने आप। जिस तरह से हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसमें तो हमारा तो हशर खराब हो जाता। तो यही हमारी निजात है। मुझे तो लग रहा है कि और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या हम चाइना को फॉलो करें हर लिहाज से, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी फॉलो करें, इंटरनेट यूजेज में भी हम उसको देखें, उनकी जो करप्शन रोकने के जो तरीके कार हैं उसको भी देखें तो उन्होंने क्या किया। लेकिन ये सारे डिसीजन तो लेने हैं और प्राइम साहब बहुत दफ़ा उनकी मिसालें भी देते हैं, कहते भी अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अप्लाई हो जाएं तो मेरा ख्याल हम भी चाइना की तरह। और मुझे ये किसी चीज़ ने नहीं बात कही थी कि जी मुझे जो है ना पाकिस्तान में जब मेरी बात हुई तो उसने 2-3 दफ़ा बातें सुनने के बाद कहा कि जिस सोच से आप बात कर रहे हो अगर इस तरह की सोचें हुई तो हमें 40 साल लगे, आपको 20 साल लगेंगे। तो चेंज आ रहा है, हम उम्मीद रखनी चाहिए कि 10-15-20 साल के अंदर अगर हमने, और जिस तरह की बातें आज मैं लकीली आपकी इंसान पार्टी की सुन रहा था, तो जिस तरह से आपने शेडो और बच्चों को सिखाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया हुआ, अगर इसको लोगों ने फॉलो किया तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और चीज़ें अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। आपके नज़दीक जो आप मेमन कम्युनिटी से हैं, मैं दिल्ली वाले कम्युनिटी से हूँ, चिन्योटी दिल्ली वाले और मेमन बेसिकली मेजॉरिटी बिजनेसेस करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। हाल ही में मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया यूटोपिया इंडस्ट्रीज का। उसने पिछले 6 साल में अपनी सेल को $450 मिलियन ईयर पे लेके गया और सारा माल वो अमेज़ॉन पे बेचता है। उसने पिछले 3 साल में पाकिस्तान कराची में, जिसमें हम कहते हैं बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 7,000 एम्प्लॉइज़ और 5 फैक्ट्रियाँ उसने लगाई हैं। 250 तो वाटर जेट लूम में उसने लगाई हैं और अपनी वाटर जेट लूम बना ली। अच्छा, यानी बिल्कुल एक इतना अजीब व गरीब वो एक्सपीरियंस था उस फैक्ट्री जाने में कि नॉर्मली हमारे यहाँ छोटे छोटे काम में हमें हिंड्रेंसेस नज़र आते हैं। मेरे भाई को, मेरे अब्बा को, हम लोग सब इंडस्ट्री वाले लोग हैं, हमको तो छोटे छोटे काम में फंस जाते हैं। टेलीफोन के ऑपरेटर 1-2 हफ्ते हो गए नहीं मिल रहे और उस आदमी ने 7,000 लोगों की टीम एग्जीक्यूट बगैर पाकिस्तान आए, यानी वो पाकिस्तान भी नहीं आया, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है और उसने एग्जीक्यूशन कर दी। और मैं उसकी फैक्ट्री देख के आया हूँ। फैक्ट्री बन रही है और काम भी हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे 250 लूमें लगी हैं, प्रोडक्शन जारी है। अमेरिका सारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, इस क्वालिटी का है कि वो माल सारा वापस एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो बात तो वो सही कह रहा है कि भाई मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए में एक मैकेनिकल एक्सपर्ट एनईडी का मिल जाता है, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा मिल जाता है। उसके सामने 5 लड़के मैंने रखे, उनसे कहा ये वाटर जेट लूम है, इसको खोलो, दोबारा बनाओ, जो फालतू सामान है निकाल दो और बनाओ। और जो आदमी 40 साल से 30 साल से वाटर जेट लूमों का काम करता है उसको उसका हेड बना दिया कि जी उसको तो एक इन एंड आउट वाटर जेट लूम का पता है। आज तक कभी किसी ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल कंट्री में बना ही नहीं, सोचा होगा, बना ही नहीं किसी ने।
उसने लूम भी बना डाली। और मतलब मेरे तो आसान खता हो गए कि ये कैसे हुआ है ना, लाइक अच्छा। अब फिर और उनकी टीम ऐसी कि जब आप किसी से मिलें तो हर एक खुश, हर एक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पता कर देंगे, हम ये कर, कोई जैसे टिपिकल क्या होता है, हमारा सेट खराब है, हमारा बॉस खराब है, हमारे नहीं, टोटली ऑपोजिट 180 डिग्रीज की जी, हम ये कर देंगे। मतलब एवरीबडी इज पम्प्ड अप कि जी फुल मोटिवेट, 100% a ईयर ग्रोथ है। पिछले साल $70 मिलियन की एक्सपोर्ट किया है, इस साल $180 मिलियन की एक्सपोर्ट किया है। मतलब ये नॉर्मल नंबर्स नहीं है। और ये भी इसी शहर कराची में जहां हम रोना पीट रहे हैं कि हमें आदमी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें गैस नहीं मिल रही, और वो यहाँ बैठ के कर रहा है। आपके ख्याल में हम 20 करोड़ के घर में बैठे हुए, मुझे जुल्म लगता है कि ये एक घर में एक इंसान 20 करोड़ के घर में, इसकी 3 फैक्ट्रियां लगनी चाहिए ना। इतने पैसों में बड़ी आराम से फैक्ट्री लग जाती है। आप किराए पे जगह उठाएं, जी बिल्कुल, इतना सस्ता किराया है इस मुल्क में, बिजली। अच्छा, उसने खुद, आप उसका इंटरव्यू सुनिएगा, कहता है बिजली का टोटल बिल जो है मेरा 0.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट है, या 1.5% मेरी टोटल कॉस्ट है। मैं उसके लिए इतना शोर क्यों मचा रहा हूँ? मतलब टोटल जो बिल है सारी चीजों में, उसमें 1.5% का फर्क आ रहा है बिजली की। 1.5% तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसको इशू बना रहे हैं, गैस को इशू बना रहे हैं। कहते हैं गैस, मेरी तो गैस आ रही है, मेरे ये भी है, मेरे वो भी है, मैं तो इसको अल्टरनेट भी कर लिया, वो भी कर लिया। हम नहीं कर पा रहे। एक तो ये वो वहां बैठा हुआ है, उसने अपनी माइंड को अनलर्न करके रीलर्न कर लिया कि जी मैं ये करूंगा। हम जो है 1.5 लाख का इंजीनियर रखने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं 10,000 डंडी मार लो, 20,000 कम डंडी मार लो, एक्सपर्ट बंदा नहीं दो, उसको कम तनख्वाह दे दो। हम जरा डंडी मारते हैं, ये फैक्ट है। क्यों नहीं इंडस्ट्रीज हम लगा रहे? क्यों नहीं हम अमेजोन से फायदा उठा रहे? तो एक लड़का कर सकता है, तो उसने प्रूफ कर दिया, कहानी गेम चेंज कर दिया कि जी आई हैव प्रूवन, मैं कर रहा हूँ, मैं हर साल डबल ग्रोथ भी कर रहा हूँ। छोड़ो तुम के ग्रोथ, मैं 100% ग्रोथ करके ईयर बाय ईयर दिखा रहा हूँ। सब कुछ खोल के रख दिया, वीडियो पे हर चीज बता दी उसने। आओ देखो, फैक्ट्री देखना है देखो, तरीका देखना है देखो, जो देखना है कॉपी करो। मैं अकेला पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदल सकता हूँ, सब आ जाओ। क्यों नहीं हम फैक्ट्रियां लगा रहे? ये मेमन के पास भी करोड़ों रुपए हैं, दिल्ली वालों के पास भी हैं, चिनियोटी के पास भी हैं। क्यों नहीं हम अपने आप को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्यों चाइनीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो आके हमें गुलाम बनाए? नहीं, असल में चाइनीज को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, चाइनीज, अच्छा, इसने सारी फैक्ट्रियां चाइना से यहाँ मूव की हैं। ये चाइना में बनवाता था, उसको वहाँ क्वालिटी नहीं मिलती थी, तो उसने कहा कि मैं एंड टू एंड खुद बनाऊंगा, अपनी क्वालिटी को खुद मैनेज। देखिए उसको एक एडवांटेज तो ये मिला कि उसके पास ऑलरेडी मार्केट थी, तो उसने जल्दी ग्रोथ कर लिया ना। अच्छा, चाइना, जो लोग चाइना से काम करते रहे हैं जिनकी यूएसए में, तो एक जो है ना, जो मैंने भी 5 साल पहले काम जब शुरू किया था, इंडस्ट्री रिलोकेशन की बात मैंने शुरू की थी, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मुझे ये नज़र आ रहा था कि चाइना जो है ना, वो पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत महंगा हुआ है, बहुत महंगा हुआ। ठीक है ना, हम जो वर्कर किस ज़माने में 800 रुपये का रखा करते थे, आज वो 3,000 का हो गया। 800 RMB का था, वो 3,000 का हो गया। जो लड़की हमारे पास 1200-1300 में जॉब किया करती थी, वो 6-7 हज़ार में आज हो गई। मेरे पास 1200 में थी वहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे नहीं रखी थी, मैंने शंघाई में और शेंजन में रखी थी। 1200 की जो लड़की हमारे पास स्टाफ काम करती थी, वो 6-7 हज़ार रुपये आजकल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जी एक टाइम अब आने वाला है जो चाइना में चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और हमें ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी नहीं, वरना बेसिकली तो हम बहुत ज़्यादा आराम से उठा लेते हैं, काम बिजनेस भी उठा लेते हैं, और प्लस हमें अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेते हैं। आज भी हम मजबूर क्यों हैं चाइना से? इवन कि हम तो एक LED लाइट्स भी, अब देखें ना, ये फैक्ट्री भी चीनों ने आगे लगाई है पाकिस्तान में। आपको जब देखें ब्लॉक मेकिंग जो है ना, वो हमने मतलब देखा, मैंने 2-3 फैक्ट्री जो है, टाइल मेकिंग जो है चीनों ने लगाई है आके। हम क्यों नहीं लगा रहे? ये तो मेरा सवाल है, हम क्यों रिस्क नहीं, एपेटाइट हमारी क्यों मर गई? मसला वही है कि उनके पास जो है ना ऑलरेडी मार्केट थी, ठीक है, ऑलरेडी उनके पास मार्केट थी। एक जब आपके पास किसी चीज़ की मार्केट होती है ना, सबसे पहले सेल्स है आपके पास, तो आपकी फिजिबिलिटी बनाना बड़ा आसान आपको हो जाता है। ठीक है, चीज़ें आप पहले पकड़नी है, जी, फैक्ट्री बाद में लगा। हमारा मतलब इसीलिए हम फिजिबिलिटी नहीं बना पाते ना, कि हमारे पास सेल्स का टारगेट नहीं होता, हमारे पास सेल्स की मार्केट नहीं होती।
आज भी पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान की अपनी मार्केट छूटी है उस प्रोडक्ट के लिए। चाइना ने क्यों प्रोड्यूस कर लिए, चाइना इतना आगे क्यों चला गया? चाइना में आपको वैसे आप देखेंगे, मैं तो नहीं समझता छोटी है, 200 मिलियन बहुत लोग होते हैं। नहीं, मिलियन है तो बहुत से लोग, लेकिन 200 मिलियन में पावरफुल कितने हैं ये आप देखें। चप्पल से बनानी है वो चाइना से आ रही है। हाँ। एक 100 रुपए का गुब्बारा है वो चाइना से आ रहा है, अब तो गुब्बारे भी नहीं बना रहे। तो ये तो ज्यादती है ना। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारी जो इम्पोर्ट पॉलिसी भी थी। आप देखेंगे, मैं जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई, और शायद पीटीआई गवर्नमेंट को भी ये ख्याल ना आता, जो हम देख रहे थे कि जो वैल्यू जो थी हमारे यहाँ इम्पोर्ट में वो बहुत डाउन थी, जो इस दफ़ा आके बहुत सारी अप हो गई, और अब बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि जी इम्पोर्ट बहुत महंगी हो गई पाकिस्तान में। तो ये बात तो हमें पहले सोच लेनी चाहिए थी। हमारी हमेशा से इम्पोर्ट पॉलिसी जो है ना वो ये रही है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ ना हो, जो भी हमेशा इम्पोर्ट पे हमने ट्रेडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी, और जो कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने कभी इसको देखा नहीं। अब मार्केट तो अच्छी है। अब एक खान साहब मुझे मिले आज़ाद कश्मीर में, वो लाइटर के बहुत बड़े इम्पोर्टर थे, और वो सर पकड़ के रो रहे थे कि यार लाइटर जो है वो इतना महंगा हो गया है, इतनी अब तो हम ड्यूटी पे नहीं कर सकते उसकी, मुझे खुदा के वास्ते इसकी फैक्ट्री लगा के। तो कब हुई? जब उस लाइटर की एक्चुअल कीमत पे इम्पोर्ट गवर्नमेंट ने किया या उससे एक्सेस कर दी। अगर कोई चीज़ 1 रुपए की थी तो गवर्नमेंट अंडर इनवॉइसिंग बहुत थी, बहुत अंडर इनवॉइसिंग थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्री ग्रोथ ही नहीं हुई। हम तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो हमारा डिसऑनेस्टी थी, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हमारे जो अवाम है 10 रुपए की चीज 3 रुपए में करके मंगा रही थी। तो अब वो उसमें इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करेगी? आप मुझे बताना, जो टेक्सटाइल आपको पाकिस्तान में आज हम देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ठीक थी कि भाई 10 रुपए का आइटम है, इतना टैक्स है, आप यहाँ बनाओ, लेकिन हम क्योंकि उसको अंडर इनवॉइस करके ला रहे थे तो ट्रेड में सस्ती पड़ रही थी। ठीक है, पाकिस्तान में महंगी पड़ रही थी। अच्छा, इसके अलावा ये भी है ना कि आप देखें कि वही प्रोडक्टिविटी की बात मैं करूंगा कि जो आदमी एक मशीन में 25,000 मीटर बना रहा है, वही आदमी 6,000 बना रहा है, तो एक तो प्रोडक्टिविटी का फर्क आ गया। मैंने जब चीनों को ये कहा, ये बात मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी सस्ती है और लेबर बहुत सस्ती है, चीपर है, प्रोडक्टिव लेबर नहीं। तो जब उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा आदमी सस्ता है, तुम्हारा बंदा तो काम ही नहीं कर रहा। इसी बात पे जिब्रान जो यूटोपिया वाला, उसने कहा कि भाई मैं मानता हूँ कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है, तो मैंने एक की जगह 2 बंदे रख दिए, फिर भी मुझे सस्ता पड़ता है, फिर भी सस्ता है। और इसके अलावा जो है ना, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई इस तरह के इंसेंटिव्स जो है ना वर्कर्स के लिए, जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं ना कि जी हर बंदा बड़ा चार्ज हुआ है, बड़ा मोटिवेट हुआ है, उसका एक तरीका यही है कि आप उनको अच्छे पैसे दें। हम नहीं देते, हम नॉर्मली अच्छे पैसे नहीं देते, क्योंकि वो यूएसए में बैठा हुआ है, तो उसको वहाँ के हिसाब से वो कर रहा है, उसके हिसाब से वो कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। अब हम जब पाकिस्तान में बैठ के चाइना को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि यार यहाँ वर्कर कितना सस्ता है। तो हमें ये चीज़ सस्ती लगती है डेफिनेटली। ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में पिछले सिर्फ 1 साल में। जो 1 लाख फेसबुक के ग्रुप में लोग थे वो 1.25 मिलियन लोग हो गए हैं। 12 लाख लोग इस जहद पे निकल गए हैं कि हम ई कॉमर्स को सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, और उसमें मिलियनर्स बनना शुरू हो गए हैं। शायद बिलियनर्स भी कुछ बने होंगे, लेकिन पता नहीं है, बताते नहीं हैं। हम कैसे अपनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, हमारी चैम्बर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, यूटोपिया के बराबर में शैंग्रीला की फैक्ट्री है और शैंग्रीला सारा माल पाकिस्तान में बेचता है। मैंने बड़ी कोशिश करी कि उनसे मैं मुलाकात ही कर लूँ, हालांकि मेरे फर्स्ट कजन्स हैं, कि हम उनको कन्विंस करें कि भाई आप हाइंस की टक्कर पे केचप बनाओ और बेचो माल अमेज़न पे। किसी अल्लाह के बंदे ने कहा है कि आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप क्यों 50 रुपए का आइटम बेचते हो? आप 150 रुपए का आइटम बेचो। शान मसाला वालों से मेरी मल्टीपल कॉन्वर्सेशन में मैंने कहा कि आप 3% दुनिया के पाकिस्तानी है टोटल, बाकी 97% पाकिस्तानी नहीं है। आप नहारी सिर्फ पाकिस्तानी को क्यों बेच रहे हो? आप अफ्रीकन को भी नहारी बेचो, आप अमेरिकन को भी नहारी बेचो, आप एडवर्टाइज करो, मार्केट करो, अपनी कैपेसिटी क्रिएट करो। आप बताएं ना कि नारी होती है। अब आप अमेरिका में जाते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप उस पर मजबूरी में लिखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि पाकिस्तानी का पता ही नहीं है पाकिस्तानी फूड क्या होता है लोगों को। तो वो चिकन टिक्का मसाला बेचता है बेचारा, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला अंग्रेज खाता है। कैसे इनको बाबों को लेकर आए कि भाई ऑनलाइन आ जाओ? कल मैं
एक किसी ने मैसेज किया कि मेरी 3 दुकानें हैं ऑटो पार्ट्स की, मोटरसाइकिल की, तो और मैं आईटी में आना चाहता हूँ, मेरा पोता जो है आईटी पढ़ रहा है। मैंने कहा आपको आईटी में नहीं आना है, आपको अपनी दुकान को आईटी में लाना है। आपका जो ऑटो पार्ट्स की आप बादशाह हो, आप एक छोटी सी फैक्ट्री डालो, दराज पे दुकान खोलो, ये है आपका आईटी। आपके बच्चों से कहो भाई दुकान खत्म होने वाली का टाइम आने वाला है, इस सारे माल को हमने दराज पे बेचना है, हमने सारे दान को ऑनलाइन जाके बेचना है, ये है आईटी, इसको करो। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, कोई नई धंधा करना है। भाई ये नहीं कर रहे, ये करोगे तो तुम कहीं ना उधर के रहोगे जी, ना उधर के रहोगे। एवोल्यूशन, जैसे आप कपड़ा मार्केट चले जाएं, कपड़ा मार्केट के सदर मुझे मिले लास्ट संडे को, सैलानी के इवेंट में आए हुए थे। उनको मैंने कहा भाई आप 10-20 ट्रेडर लाओ, बच्चों को कहो एक कपड़ा मार्केट .pk बनाओ, दराज की कॉपी बनाओ, पूरी मार्केट प्लेस कपड़े ऑनलाइन कर दो, दराज के पर भी बेचो। पहला स्टेज है दराज पे बेचो, सेकंड स्टेज अपने पूरी शॉपिंग मॉल बना लो, ऑनलाइन बना लो, तुम्हारी सेल ने 1000 गुना हो जाना है। अंदर नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रही, समझ, क्योंकि विजन ही नहीं है, कोई कभी देखा नहीं है, कोई बात इतनी अजीब सी नहीं समझ आ रहा। हाँ, अभी उनको बहुत अजीब सी लग रही है, लेकिन एक एडवांटेज तो है ना रेहान भाई, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो नई नस्ल, अब मैं जैसे देख रहा हूँ, लेकिन वो फर्क नस्ल है, ये प्रॉब्लम है रहा है कि अब मैं आपको एक खारी में आपकी बात कर रहा हूँ, लेदर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में कोलैप्स कर रही। मैंने एक बड़े भाई हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेदर में हैं, उनसे पूछा कि क्या मसला है, क्यों कोलैप्स कर रही? कहते हैं इनोवेशन नहीं है, जितने बुड्ढे हैं फैक्ट्री के मालकान हैं, उनके बच्चे जो हैं, कोई बैंकर बन गया है, कोई कोलगेट में काम कर रहा है, आईबीए से पढ़े हैं, लम से पढ़े हैं, बाहर से पढ़े, लेकिन उस काम में अंदर नहीं आना चाहते, एवोल्यूशन हो नहीं रहा, तो बजाय इसके कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, वो उल्टा कोलैप्स करना शुरू हो गया। हालांकि इतनी इंडस्ट्री बढ़ी हुई है, हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बजाय वो खत्म होना शुरू हो गया। बच्चे आ नहीं रहे, बच्चों को आपने उल्टा सीधा पढ़ा दिया और उधर उधर चले गए, और वो अपनी अब्बा की फैक्ट्री को हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना बाने दे रहे हैं, ना बच्चा आना चाह रहा है। उसकी भी बड़ी वजह यही हुई है कि वो जो जनरेशन गैप वाला जो मामला है, उसमें एक बड़ा मसला हुआ है। और लेकिन इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत सारे अभी भी इंडस्ट्री में, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे अतराफ के जो लोग हैं, शायद मुझे इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को उस काम में आते हुए देखा है और उस काम को चेंज होते हुए देखा है। तो ये एक अच्छा साइन तो मुझे तो नज़र आ रहा था कि नए यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो अपने फैमिली बिजनेस को लेके अगर चलेंगे। अच्छा, एक वजह ये भी होती है कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो अपने बिजनेस से खुश नहीं होते, बड़े लोगों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त अपने बिजनेस की बुराई कर रहे होते हैं। अच्छा, जब वो बुराई कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली वो या तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो चाहते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि हम कंपटीशन ना है, लोगों को ना बताएं कि जी ये धंधा कुछ नहीं, बहुत खराब। अच्छा, उसमें होता ही है कि वो जब वो ऐसी नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव बातों का असर उनके साथ साथ उनके बच्चों पे भी आ रहा होता है ना, तो बच्चों को तो उस काम से मोहब्बत होनी नहीं। अच्छा, मैंने देखा है कि हमेशा मेरे काम में जो है ना, मैंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है कि नया बनाऊं। आज बेटा भी जब मेरे काम में आया तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा यार, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है हमारे काम में कि हम कुछ नया कर रहे हो, और साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका फ़ायदा सोच रहे हो। तो मुझे तो मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिला वो इन 2 पॉइंट से मिला है ना। जो हमने कोशिश की कि जितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं उनका फ़ायदा सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, इवेंचुअली फ़ायदा तो हमारा ही हो रहा होता है, वो हमारा भी हो रहा होता है, लेकिन हमारे दिल में जब ये बात होती है कि हम दूसरों को फ़ायदा करेंगे, तो उसके दिल में हमारे लिए एक मोहब्बत जगह बना लेती है। फिर वो हमसे जो है ना बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता है, उसको डर नहीं होता हमसे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको हमें जो ना कहीं ये जिस तरह आपने एक पूरा जो ना फाउंडेशन बना दिए और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आज मैं यकीन करें, मैं सोच रहा था कि अपने बच्चों को, बेटे को ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ टाइम के लिए भेजूं, जो कुछ नई चीज़ें सीख सके और फिर उन नई चीज़ों को हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सके। ठीक है ना, जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ग्रो कैसे करेंगे, वो इसी तरह ग्रो करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस होगा, और जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी जो आज हम नहीं सीख सकते, हमारी उस एज में नहीं है कि हम वो चीज़ें सारी सीख सकें, तो हमारे बच्चे सीखेंगे और उसको इस बिजनेस में अप्लाई करेंगे और वो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो ना कोलैबोरेशन से मेरे ख्याल चलेंगी, और हम जैसे जो जिस एज में हम जा रहे हैं, या हमसे थोड़े से 2-4 साल 5 साल बड़े लोग हैं, उनकी बात समझनी होगी कि आज नए आने वाला वक्त जो है ना वो कौन सा है,
और अपने बच्चों को जो हमारा अपना बिजनेस है उसकी वेल अवेयरनेस। आप जो अभी आपने बात की कि टूपीओ वाला जो है वो कह रहा है कि जी आओ देखो समझो जो मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, जबकि ये पुराने बात कह है। रहे हैं कि हाँ, अंदर नहीं घुसना। अंदर नहीं घुसना। आपको चाइना में आप जाएं, मैं अक्सर फैक्ट्रियों में गया हूँ, कोई पूछता ही नहीं कि आप आए क्यों अंदर। पूरी फैक्ट्री आप घूम के आ जाओ और चले जाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई क्यों आए थे, क्या काम करने आए थे। उनको खौफ ही नहीं, उनको इस बात का खौफ नहीं है। हमने जो ना अपनी चीज़ें छुपा छुपा के और रख रख के और जो ना उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब आप उसमें चेंज, हम मुझे प्लास्टिक इंडस्ट्री में मुझे याद है कि जब हम मशीनें बनाते हैं और मशीनें जाके लगाते हैं तो इतना बुरा हाल हो मशीनों का करते हैं कि 6 माह बाद जब हम जाके उसको देखते हैं, हम उनको अपनी फैक्ट्रीज दिखाते हैं कि यार आओ देखो इस तरह फैक्ट्री चलती है, अच्छी नीट एंड क्लीन फैक्ट्री होनी चाहिए, साफ सुथरा। लेकिन नहीं, गंद जरूरी, गंद, इतना बुरा हाल करते हैं मशीनों का कि हम दिल करता है कि यार उनको पैसे वापस दे के मशीनें ले जाए कि भाई खुदा का वास्ता में वापस दे दो, इतना बुरा हाल होता है। आपके में फार्म गया, आपने बहुत प्यारा फार्म बनाया, आपका बेटा बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मेरी सजेशंस हैं कि आप क्योंकि खुले दिमाग के हैं, दिल के खुले हैं, जेब के खुले हैं, दिमाग के खुले हैं, तो आपको इंक्यूबेशन, ये इंक्यूबेटर बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय एक नाम के। ये जो पुराने ज़माने में उस्ताज़ा के पास बच्चों को भेज दिया जाता था कि आप जाएं सीखें इनके पास, जमा करा। अच्छा, आपने कहा मैं आपको अपने बच्चे को आपके पास भेजता हूँ जाके वो कुछ सीखे। बहुत सारे नौजवान इस वक्त अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि एक तो आप अपने पास कोई 10-15 बच्चे अपनी कॉपी बनाने के लिए हायर कर लें, जो कि आपको 15, 20, 25, शायद 30 हज़ार रुपये में भी मिल जाए। तो अगर आपने 10 बच्चे भी रख लिए, 3 लाख रुपये महीने का बिल हुआ, तो आपकी अपनी वर्थ 3 लाख से बहुत ज़्यादा है साल महीने की ना। तो अब आपके पास 10 जवान आ गए अमीन नथानी बनने के लिए, और अमीन नथानी के जो छोटे छोटे काम थे वो करना शुरू कर देंगे। तो साल के 36 लाख में आप ये देख लो कि वो आपके लिए प्रॉब्ली 6 करोड़ का 10 करोड़ का काम पहले साल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे साल में आपके पास बच्चे थे, आपके जो अपनी औलाद है वो लिमिटेड होती है ना, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके तमाम मसलों को देखें। छोटे छोटे बच्चे ले लें, छोटे से मुराद ये कि हों जवान, पढ़े लिखे, फिर ज़्यादा ना हो बेशक। तो वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं उससे खुश हूँ, एक काम। दूसरा, जो हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, कि एक इकोसिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मैं गिन चुका हूँ, बलूचिस्तान में है, फैसलाबाद में है, सिंध में 2 हैं, बहावलपुर में एक है, बहुत सारी हैं एक्चुअली, हमें तो गिनती भी नहीं इतनी है। तो लेकिन वो बेचारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद इधर उधर चले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई खपत नहीं हो रही। वो इनोवेशन करना भी चाहें तो नहीं करें। मशरूम को अगर हम पकड़ लें तो मशरूम पे काम करने वाले 3 लोग मिले हैं पूरे मुल्क में मुझे। हालांकि पीएचडी करे हुए शायद 40 लोग और भी होंगे जिन्होंने किया होगा, लेकिन उनको कुछ आप नहीं नज़र आ रहे और वो आपको नज़र नहीं आ रहे। जो मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप पॉडकास्ट करते हैं या आवाज़ लाउड करते हैं तो आपकी तरफ लोग आना शुरू हो जाते हैं, वो इसके पास चलते हैं, ये इस काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके से एक पॉडकास्ट शुरू करें ना अपने सब्जेक्ट की, तो आपकी आवाज़ बड़ी होना शुरू होगी। जब आपकी आवाज़ बड़ी होना शुरू होगी तो आपकी ग्रेविटी बढ़ना शुरू होगी। जब ग्रेविटी बड़ी करना शुरू होगी तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कि जो भी एग्रीकल्चर में काम, जैसे आज हमने चाइना पे टॉपिक पे बात करी, तो अब चाइना से किसी को भी कोई काम होगा, सबको नहीं होगा। अगर 10,000 लोग सुनेंगे तो उसमें से 10 को काम होगा, तो वो बेचारे अभी परेशान फिर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि भाई ये चाइना का ठंडा आदमी है, गुस्सा भी नहीं कर रहा है, बात भी कर रहा है, समझा भी रहा है, चलो इससे बात करते हैं। अब उस 10 में से 2 का तो काम हो ही जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रोज़ाना गुफ्तगू या हफ्ते में 3 दफ़ा गुफ्तगू एग्रीकल्चर पे करना शुरू कर देंगे, जो आपको मिल रहा है आपने बिठाया, मीटिंग तो आप वैसे ही करते हैं, अब ना बैठते हैं खाना खाते हैं, नहीं, खाना जब मिलेगा जब वो जो बातें हैं उसको आपने सिर्फ कैमरे पे डाल देंगे। उस कैमरे पे डालने से 6 महीने के बाद आपका जो काम है वो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। जो आप अभी सोच भी नहीं सकते वो होना शुरू हो जाएगा कि ऐसी ऐसी जगह से लोग पैदा होके आते हैं। ये पूरी दुनिया है, पूरी अलग ही दुनिया है जो छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ना, वो सामने नहीं आ रहे, वो छुप के डर गए। वो कहते हैं बस जान छोड़ो, हाँ अब हमसे बात भी नहीं करो। आप खुद देख रहे होंगे, आप भी उस कम्युनिटी में मिलते हैं, लोग कहते हैं भाई यार हमें नहीं मिलना,
हमें नहीं करना, वो आपकी इस गुफ्तगू से जाग जाते हैं और अपने बेटे को भेज देते हैं या किसी और को भेज देते हैं या किसी को लगा देते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन हमारे पास सोल्यूशन भी बहुत है। थरपारकर में हमने मिट्टी में एक स्कूल खोला है, वहाँ पे हम मैट्रिक पास बच्चे तैयार कर रहे हैं। मैट्रिक आपको मालूम है मिट्टी का किस शक्ल का होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली उस स्कूल में हम बच्चे तैयार कर रहे हैं मैट्रिक पास कि हम उनको अपने कोर्सेज करा रहे हैं। 10,000 रुपये तनख्वाह वो लेते हैं, उनको हम हायर कर रहे हैं। अभी मैंने 15 बच्चे मज़ीद हायर ट्रेन करवा रहा हूँ। वो ट्रेन हो जाएंगे, 1 महीने में उनकी 25 वीडियो 50 वीडियो आ जाएंगी, कैमरे की शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, मोबाइल की शाइनेस ख़त्म हो जाएगी। अब मैं उनको डिफरेंट लोगों के पास डिप्यूट कर रहा हूँ मुल्क में, जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि तारिक तनवीर की 3 तारिक तनवीर चाहिए मुझे। अब तारिक तनवीर के पास 3 असिस्टेंट होंगे, जी सर वीडियो, पीछे उनकी हर चीज़ को वो डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देंगे। तो तारिक तनवीर की प्रोडक्टिविटी 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगी। कहीं छक्का लगेगा क्योंकि कोई वीडियो ऐसी होगी जो ठक करके भैंस के दूध की तरह वाली वायरल हो जाएगी। इसी तरह से फिर और जो लोग, मुझे मालूम है कि मुझे ये लोग टेक्नोलॉजी शाये हैं ना, 50 क्रॉस कर गए, 40 क्रॉस कर गए, अब इनको सिखाना मुश्किल है। तो मैं ऐसे एलची बना रहा हूँ कि उनको 1 साल के लिए मुसल्लत कर दूंगा, चलो भाई 1 साल की तनख्वाह मैं दूंगा, आप वहीं रहें, खाना वाना उनकी जिम्मेदारी है, खाना पीना रहना उनकी जिम्मेदारी, तनख्वाह मेरी जिम्मेदारी, ट्रेनिंग हमारी जिम्मेदारी। अब वो ये एक एक्सपेरिमेंट और मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि हमारे पास अब 10,000 रुपये में कौन सी दुनिया में आदमी मिलता है। बिल्कुल सही। $60 अ मंथ में आपको इंसान मिल रहा है जो कि सीखने को तैयार है, और वो बेचारा वो हाथ जोड़ के काम करने को तैयार है क्योंकि उसको 10,000 भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ 5,000 रुपये 6,000 रुपये तनख्वाह का रेट है, वो बेचारे बिल्कुल परेशान है। तो उनको, लेकिन उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। यही बिल गेट्स, इलॉन मस्क को हमने बेड़ा गर्क कर दिया, इनकी खोपड़ियों को हमने पॉलिश नहीं कर रहे। और वो जो जवान 2 साल तारिक तनवीर के साथ गुजारेगा वो क्या बन जाएगा? जो सुबह शाम उससे सीख रहा होगा वो तो एक्सपर्ट होगा। तो और वो उससे ज़्यादा काम कर पाएगा। तो ये मेरा एक प्रोसेस है। और आपके यहाँ भी मैं समझता हूँ कि आपको भी अपने बच्चे के साथ 5 बच्चे लगाने चाहिए, अपने साथ 10 बच्चे लगाए, चाहे वो फारिग बैठे रहे। हमारे जब हम बड़े हो रहे थे ना, हमारे अब्बा ने सिखाया था फालतू नहीं बैठना। हमारे अंदर खुद चुल है, हम फालतू नहीं बैठ सकते। ऐसे ही। और मैं समझता हूँ हर बिजनेसमैन को ये चुल होती है कि आदमी फारिग क्यों बैठा हुआ है, आदमी भी फारिग बैठा हुआ है। तो एक और हमारे मेहमान दोस्त हैं, वो क्विज चलाते हैं, शायद आप जानते हैं उसको, कहते हैं मैं फालतू करके रखता हूँ, लेकिन मेरा वो खर्चा भी निकालता है, 3 गुना पैसे भी बना देता है। मैं उसको बिल्कुल ओवर वर्क नहीं करता। हमारा माहौल ऐसा है ना, भैंस के दूध पिएगा तो हम उसको उस हिसाब से चलाएं। हम उसको चाइनीज़ नहीं बना सकते, वो नहीं बनेगा चाइनीज़ बनने में उसको 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। अभी वो पाकिस्तानी है, स्लो है, सस्ता भी तो है ना। तो आप एक सिस्टम डिज़ाइन ये सोचें कि हमने पाकिस्तानी को आप चाइनीज़ नहीं बना सकते। उसने 25,000 वाली मशीन से 6,000 ही निकालना है माल, वो चाइनीज़ ही निकाल सकता है, उससे 25,000 हो सकता है अमेरिकन 20,000 निकालता हो। अब तो बेचारा अमेरिकन से भी आगे चाइनीज़ चला गया। तो हमें अपने मुल्क को ना अपने मुल्क के हिसाब से मेरा ख्याल है कि ट्यून करना चाहिए। तो जैसे आपके उस पर मैं हनी के बादशाह साहब आए हुए थे वहाँ पे, उनको भी मैंने कहा मैं 10 बंदे देता हूँ, आप इनको अपने साथ रखें बस 6 महीने, जो काम आपने कराना है आपके शागिर्द हैं। जो पुराने ज़माने का तरीका था हमारा कि जी अच्छा उस्ताद की इज़्ज़त हम अच्छी करते हैं, अदब हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, बात भी मानते हैं, लेकिन हैं हमारे मसाइल, तो हम क्यों ना इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करें और अपनी टीम्स को सिखाने वाला काम में अगर हम करें तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत अच्छा वर्टिकल इंक्यूबेटर बन सकता है नीशेस के अंदर। एक प्लास्टिक का किसी को काम करना है, अमीन नथानी हाजिर है, बताओ बेटा क्या आप तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो मैं ट्रेनिंग दूंगा। आप सनी अली का मॉडल आपने नहीं देखा? हाँ, मैंने थोड़ा सा उसको देखा। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा सनी का मॉडल। सनी का मैं आपको बैकग्राउंड पहले बताता हूँ। सनी से मेरी दुआ सलाम हुई थी, टेलको में था वो एक ज़माने में, टेलीकॉम का वो कंप्यूटर सोल्यूशन देता था, फिर टेलीकॉम का उसको
किसी ने कस्टमर ने टेलीफोन के नंबर बनाए मांगे तो उसने ख़रीद के दिए। फिर उसको हमारा पता चला कि हम मार्केट प्लेस चलाते हैं तो उसने हमें नंबर दिए, आप भी ख़रीद लें। तो उसने फिर हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर देना शुरू किया। ये है 11-12 साल पुरानी बात। तो हमारी दुआ सलाम शुरू हो गई। फिर हम अलग अलग, उसने वो छोड़ दिया, उसने कहा मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। हमें अमेज़ॉन पे चला गया, मैं बैंगल्स बेच रहा हूँ। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जेट के बैंगल्स और जेट की चीज़ें बहुत चलती हैं चाइनीज़ की। तो उसने चाइनीज़ को चाइना से बना के अमेज़ॉन पे माल बेचना शुरू किया। मुझे कहा रेहान भाई ले लें, अच्छा होता है। मैंने कहा भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। वो बैंकरप्ट हो गया। फिर उसने एक और शुरू किया, मुझसे शिकागो में मिला, बढ़ना शुरू हुआ, फिर बैंकरप्ट हो गया। यानी अमेज़ॉन पे ही वो चलता रहा। अच्छा शाय था, थोड़ा सा बोलता नहीं था, वीडियो पे नहीं आता था। अब उसको बिजनेस तो पता था कैसे हो सकता है, लेकिन उसके पास टीम नहीं थी कि वो करे कैसे। और उसके पास मुझे याद है कि बहुत लोग भी नहीं थे, परेशान। हालांकि वो बहुत घुमाता था अपनी टीम्स को, इधर उधर लेके जाता था, लेकिन पाकिस्तानियों से काम कराना ना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। क्योंकि आप जब ख़ास तौर पे, अब आप उसकी बीवी मलेशियन, अब आपका दिमाग जो है ना वैसे कंफ्यूज। ऑस्ट्रेलिया में आप रह रहे हैं 3 साल से, यहाँ कन्फ्यूजन, फिर मलेशियन से आप शादी कर लें और कन्फ्यूजन। अब आप पाकिस्तानी से काम करा रहे हैं, मलेशियन के साथ रह रहे हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया में कस्टमर है। एक दिमाग जो है ना वो घामड़ गोला हो जाता है कि अच्छा पाकिस्तानी एक बिल्कुल अलग, टिपिकल पाकिस्तानी अगर आप हैं तो आप बिल्कुल एक अलग मखलूक है ये। तो वो यहाँ आया और उसने क्या किया, अमेज़ॉन के अकाउंट बेचना शुरू किए लोगों को, क्योंकि यहाँ से अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बनता था। तो उसने किसी उसके दोस्त ने मांगा अमेज़ॉन का अकाउंट। सनी अगर आप सुन रहे हैं तो 19-20 माफ़ कर दीजिएगा, जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। तो उसने अमेज़ॉन के अकाउंट बेचना, उसने कहा अकाउंट मैं बना देता हूँ, क्योंकि उसको अमेज़ॉन का पता था। 2 दफ़ा वो फेल हो चुका था, उसको कुछ चीज़ें उसको बहुत सारी रटी हुई थी कैसे करनी थी। तो उसने बताना शुरू किया, तो उसकी ऑडियंस बनना शुरू हो गई। फिर उसने ग्रुप बना दिया समहाउ, उसमें लोगों की वो उसने हेल्प करना शुरू कर दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे कर लो, ये प्रॉब्लम ऐसे कर लो। आहिस्ता 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 उस ग्रुप की पॉपुलेशन 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बढ़ना शुरू हो गई। अब सबसे ज़्यादा सनी अली को क्या फ़ायदा हो रहा है? आप क्या, वो कर क्या रहा है? वो तो सिर्फ लोगों को बता रहा है, हेल्प कर रहा है, जो आप भी कर रहे हो। फ़र्क आप में और उसमें क्या है? ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन कर रहा है, आप 1-on-1 कर रहे हो। आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे, वो वीडियो ऑन कर रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह इसी कम सोफ़े पे दूसरा सोफ़ा था, यहीं पे रखा हुआ था, वो आया वो मेरे घर मिलने, तो मैंने उसको पट्टी पढ़ाई, यार वीडियो कर ले, जैसे आज आपके साथ कर रहे हैं। तो आज मुझे पट्टी पढ़ा, आज पट्टी नहीं पढ़ा रहा, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप आ जाएं। तो उसने पहले भी बहुत दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कर चुका था। उस दिन मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ एक लाइव कर डाली। अच्छा, अब 3 साल पहले की बात है, तो और मुश्किल था ना। अभी तो आप मुझे देख रहे हैं, आपको पता है। अब मेरे पास कोई आता नहीं जब तक उसको डर ख़त्म ना हो कि मैंने वीडियो को कर देगा ये तो छोड़ता नहीं मेरे पास। तो अब आते ही वो हैं जो कुर्बान होने को तैयार है। पहले क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था तो कम तैयार होते। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे और ताकत दे दी कि मैं आराम से ज़िबा कर लेता हूँ। खैर उस वक़्त उससे वीडियो हुई। अब जब उसने एक वीडियो करी, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने उसके साथ फिर एक और लाइव कर दिया। हालांकि उसने बहुत ज़िद करी, नहीं करें, फिर भी कर दिया। फिर वो उसका फियर कम हो गया ना, वीडियोस करना जो उसने शुरू करी तो वो वायरलिटी क्रिएट हो गई। जो खौफ था वीडियो का वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब माशाल्लाह बहुत कंटेंट है। तो अब काम जो वो कर रहा है उस तरह के काम पाकिस्तान में 100 लोग कर रहे हैं। अब वीडियो नहीं बना रहे या जूम पे कर रहे हैं। बहुत तीर मार लिया किसी ने तो जूम पे चला गया। भाई जूम पे 1-on-1 है, आप समझ रहे हैं। जूम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर ऑफिस। 1-on-1 ही पे आप तो बेकार है। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे हिसाब से बेकार है रिकॉर्डिंग आपकी। आज मैंने, हमारे ऑफिस वालों ने मेरी 9 साल पुरानी वीडियो अपलोड की है। तो 9 साल पहले वाली बात आप मेरी सुनोगे तो आपको यार ये गधा 9 साल पहले ये बात बोल रहा था। तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो गई ना। कि आज आपने मेरी बात सुनी होगी, हाँ आप तो सब बोल रहे हैं, लेकिन आपको मेरी कोई 15 साल पुरानी वीडियो मिलेगी, मैं यही बात बोल रहा हूँ तो आपको ये 15 साल से लगा हुआ है। अच्छा, ओ माय गॉड, चलो मैं इसको ज़्यादा अहमियत, वजन बढ़ जाएगा मेरी बात। तो इसी तरह हो सकता है आप जो बात करना शुरू करेंगे, आज शायद किसी को समझना, शायद 2 ही लोग हों, लेकिन जब वो वीडियो आप रीशेयर करेंगे आज से 5 साल बाद, तो लोग, अबे अमीन भाई ये 5 साल से लगे हुए बात कर रहे हैं, 10 साल से ये बात बोल रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। तो यू बिकम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, देन यू आर
given a different category of an audience, because people who value, आपके पास एसेंस है ना उसका, आपके पास डेप्थ है। तो अब उसको सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ कि अब जो उसकी कम्युनिटी है उसी के शागिर्द है, उस्ताद की इज्जत बहुत है, तो सबसे ज्यादा अब उसको जो भी बिजनेस खड़ा करना है, नेक्स्ट अमेज़न, पहले तो उसने सिर्फ 2 फेल किए, अब उसके पास ठक 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 इतने स्टूडेंट्स हैं, और कोई मना, जैसे मुझे आपको मना कम लोग कर सकते हैं, इस तरह उसको भी मना आप नहीं करते कि भाई सनी भाई कह रहे हैं यार भाई करना पड़ेगा यार, जैसे इमरान खान फोन करके कहना आप मेरे वजीर लग जाए, कौन मना करेगा, हालांकि तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन भाई ठीक है इमरान खान बोल रहे हैं वजीर है। सो आप भी अगर, खैर तो मैं ये बता, उसको क्या फायदा हुआ कि अब वो जितने बिजनेस चाहे आराम से खड़े कर सकता है, जितने प्रोडक्ट्स चाहे अमेज़न पे आराम से बेच सकता है, क्योंकि उसके पास हर चीज के ट्रेंड थोक के हिसाब से बात भी है स्टूडेंट्स हैं, हाँ, और वो उसी के हाथ के ट्रेंड है। अब यही चीज अगर आपके पास जो पहले आपने क्या करना है, आपको जो जैसे प्लास्टिक का ले लें या हम एग्रीकल्चर का ले लें, आपके पास जिस चीज आपके पास समझे 20 किस्म के लोग हैं, तो उन 20 को आपने आइडेंटिफाई करके अलग अलग ट्रेनिंग के अंदर एक एक नाम देना है हर एक को, कि जी मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो सिर्फ गुदाई का एक्सपर्ट है, तो आपने उसको सिर्फ गुदाई का एक्सपर्ट 1000 गुदाई के एक्सपर्ट बनाना है। तो अब आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं है बल्कि 1000 एक्सपर्ट मौजूद है, एक जाएगा 2 और आ जाएंगे। सिखा आप इसलिए रहे हैं कि तुम अपनी गुदाई करो, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है वो कहेगा कि सर मैं आपके साथ ही करना कर लूं, जैसे ट्रांसलेटर आपका पार्टनर बन गया, उसी तरह से स्टूडेंट भी आपका पार्टनर बनेगा। आप पार्टनरशिप टैलेंट पे नहीं करते, आप पार्टनरशिप एथिक्स पे करते हैं, मोरालिटी पे करते हैं, कनेक्टिविटी पे करते हैं। स्किल तो आदमी सीख लेता है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग वाला काम है, ठंडा दिमाग का काम है, ये बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो हम पहले जब हम जो बिजनेसमैन होता है या आप हो, मेरा ख्याल है कि आप बंदे को देख के बिजनेस करोगे, ना कि उसके स्किल को देख के। आपको बंदा अच्छा लग गया, चलो यार साथ मिलते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जो नौजवान है वो समझते हैं स्किल एवरीथिंग, स्किल एक्चुअली इज एब्सोल्युटली हैज वेरी लिटिल वैल्यू कंपेयर्ड टू आपका जो कैरेक्टर है, क्योंकि कैरेक्टर बनाने में 5 से 10 साल लगते हैं, स्किल सीखने में 3 महीने में आप सीख सकते हैं। आप करते रहो आ जाएगा। अब अगर आप सिखाना शुरू करें अपने एग्रीकल्चर को, अपने प्लास्टिक की इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी। आपको फील होगा कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं, एक्चुअली सबसे ज्यादा आपको वो फिल्टर प्रोसेस बन रहा है कि इसको काम भी आता है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, सामने विजिबिलिटी आएगी, अब आप उसमें से पकड़ के सप्लाई शुरू कर सकते हो। भाई ये मेरे चाइनीज को भी सप्लाई दे सकते हो, आप भी 5 फैक्ट्री और लगा सकते हो, ये सारा इकोसिस्टम बड़ा डेवलप हो जाए। हाँ, तो आप इसको सोचें कि आपने एग्रीकल्चर को अगर ग्रो करना है, जो आपकी बड़ी ख्वाहिश है, तो आप कंपोस्ट बनाना को तोड़ दें 5 टुकड़ों में। उसमें माल कलेक्ट करना अलग काम है, आप कूड़े से नहीं बना रहे, अभी कूड़े वाला काम अलग है, फलाना अलग है, बेचना अलग है, उसके अंदर सेल्समैनशिप बिल्कुल ही अलग काम है, फिर उसको ऑनलाइन बेचना अलग काम है, फिर नर्सरी तक पहुंचाना, उन सबको आप कंपार्टमेंटलाइज कर दें और उनकी ट्रेनिंग के कोर्सेज यूट्यूब पे बना के, यूडेमी पे बना के, टीचेबल पे बना के डाल दें। अब आपके पास बंदा आएगा जी, हम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड 50 चीजें स्किल सिखा रहे हैं, ये इसकी फीस है, फ्री में ना दें, ये इसकी फीस है, अगर आप क्वालिफाई करते तो हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। वैल्यू 20,000 रुपये महीना है, मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ 20,000 रुपये महीने का, फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तो आप लेना चाहें तो आप ले लें। उसके बाद उसी में आपके पास नौजवान पैसे की लालच होगी कि जी आप कह रहे हैं भी इसको फायदा क्या होगा, भाई आप जाएंगे अपनी जमीन से पैसा निकालेंगे, आपने उसको वेल्थ बिल्डिंग सिखानी है। सो दिस इकोसिस्टम अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो उससे आपको लोग, जो हमें इस मुल्क में जो लोग हैं इतने होने के बावजूद ना मिलते हैं, वो मिलना शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस वेरी क्विकली। ये चीज है जो इस वक्त अवेलेबल है, ये वो पर्टिकुलर टाइम है पाकिस्तान के अंदर कि लोग बहुत हैं, सस्ते हैं,
आपको चाहिए है, आपको पता है कि पाकिस्तान अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसने काम होना है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रेन लोग नहीं, एक्चुअल क्या है, लोग ट्रेन नहीं है, तो ट्रेनिंग तो वक्त ट्रेनिंग से आती है, ट्रेनिंग ही नहीं है तो कहाँ से आएगी, तो ट्रेनिंग ऑनलाइन फिर पहली दफा हो रहा है, तो इस इकोसिस्टम को अगर आप टैप करें, एक प्लास्टिक का, टेक्सटाइल का अलग, और थर्ड आपका जो एग्रीकल्चर का अलग है, तो उसमें ट्रेनिंग्स क्रिएट करवाएं, खुद ना करें, खुद जो आता है वो सिखाएं, लेकिन बेस्ट बंदा पकड़ें, उससे कहें जी हमारे लिए ये ट्रेनिंग बना दो, हमारे लिए ये ट्रेनिंग बना दो, हमारे लिए ये ट्रेनिंग बना दो, और ट्रेनिंग क्या है, 2 घंटे की 1 घंटे की वीडियोस हैं, उसको काट पीट के डालना है, वो ट्रेनिंग बन गई, चाहे खराब क्वालिटी की हो, 0 से 1 अच्छा है, कोई नफा नहीं आ रहा, उससे 1 रुपए का नफा है, उससे कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। उसके बाद अगला वर्जन आएगा अब सनी ने अगर 11 लाख लोग जमा किए, जब मैंने इसी काम के लिए 20 साल पहले जमा किए थे, तो 11 लोग भी मुश्किल से जमा होते थे, तो लोग ही नहीं थे, अब जमा हो गए, अब अगला जो बंदा आएगा सनी से तेज, वो तो 11 लाख लोग की जगह वो तो 11 मिलियन जमा करेगा, तो इकोसिस्टम बड़ा होता जा रहा है। इस पे सोचिएगा कि हमने ना वर्टिकल इंक्यूबेशंस बनाने, जैसे मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूबर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ कि जी हमें 10,000 लोग सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाने, तो सिमिलरली आप 10,000 एग्रीकल्चर फार्म्स क्रिएट करने के लिए बनाएं, 10,000 प्लास्टिक की फैक्ट्रियों के लिए बनाएं। अब यूटोपिया वाला ज्यादातर प्लास्टिक का सामान बना रहा है, वो कह रहा है यार सबसे अच्छा काम है प्लास्टिक, इधर दाना डालो, उधर जो प्रोडक्ट बनानी है बनाओ, साले को बेचो, 1 के 10 बन जाते पीते पैसे। तो मैं कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं करते ये काम, बस नहीं करते। एग्रीकल्चर क्यों नहीं करते, बस नहीं करते। गवादर से रास्ते में कितनी जमीन है, अभी तक उस पे आपने ना कोनो उगाया, ना आपने ड्रैगन फ्रूट लगाया, ना आपने उस पे एलोवेरा लगाया, जितना एलोवेरा लगाओ कोरिया जिंदाबाद खड़े कर सब हमें बेच दो भाई, हम नहीं उगा रहे। पिस्ता उग जाता है 1 कतरा ईयर पे, पानी 1 कतरा ईयर पे पिस्ता उगता है, बॉर्डर के उस तरफ उग रहा है, ईरान में बॉर्डर के इस तरफ नहीं उग रहा, क्यों नहीं उग रहा, बस नहीं उगाया कभी किसी, इसलिए नहीं होगा। जमीन क्या दाम है, 10,000 रुपए एकड़, गवादर वाले भाई कह रहे हैं ले लो, आपकी मेज पे बैठ के हमने एग्रीमेंट किया था, आप भी बैठे हुए थे शायद, ये भाई 10,000 रुपए से जमीन दे दो, जितनी चाहिए ले लो। सो ये वो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं जो अगर आप वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू करेंगे, पहले तो मीटिंग्स आप करते हैं, आई एम श्योर यू मीट अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल, बट कैमरे पे नहीं मिलते, तो कैमरे पे करें, उससे उनको भी एक्सपोजर मिलेगा और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती चलेगी, सोशल कैपिटल या ट्रस्ट कैपिटल बढ़ता जाएगा, यार ये इसके पास जाना चाहिए, ट्रस्टेबल बंदा है, के साथ मिल रहा होता है, ये जानता है, लोगों को नजर नहीं आ रहे ना आप, तो बिकना भी कम होगा, जितना ज्यादा बड़ा ब्रांड हो जाएगा उतना, अब ऑलपर्स या एंग्रो कुछ भी निकाल दे, तो एंग्रो बन गया ना, कोई भी आइटम निकालेगा बिक जाएगा। चले, बहुत हो गया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ये आखिरी वाला टीका जरा मोटा था, अमीन भाई डाइजेस्ट कर रहे हैं इसको। ये टीका सब पाकिस्तानियों के लिए है, सब इंडस्ट्रीज के लिए है, लेदर में भी ये मसला है, पाकिस्तान के पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में आपने अगर सिर्फ चप्पल बनाई, $1 की बनाई, $1 नफा किया और 100 मिलियन बेच दी, तो आपके $100 मिलियन बन गए। पाकिस्तान में चप्पल खरीदने वाले भी बहुत हैं, बल्ब खरीदने वाले भी बहुत हैं, खिलौने खरीदने वाले बहुत हैं, हम कुछ भी नहीं बना रहे, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। प्लीज़ वक्त को ज़ाया ना करें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये बहुत प्राइम टाइम है ह्यूमैनिटी का और पाकिस्तान के लिए, ये सुपर ग्रोथ टाइम है। देखिए यूके में 1% ईयर ग्रोथ होती है, सिर्फ 1% ग्रोथ होती है ही नहीं वहाँ कुछ क्या ग्रो करेंगे, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, ना जब उगा सकते हैं कुछ, ना ठंडी ज़मीन गर्म है, कुछ भी नहीं कर। हमारे यहाँ सड़ी हुई हालत में 5.6% ग्रोथ है इस साल की, हमारे पास 2.7% बच्चे ग्रो करे जाते हैं, वहाँ पे माइनस में जा रहा है इस वक्त यूरोप में, बच्चों की ग्रोथ ही नहीं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे लोग, तो ग्रोथ रुकी गई। हमारा मुल्क एक प्राइम टाइम में है, इस प्राइम टाइम में आपने थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन कर लिया, थोड़ी सी ऑनेस्टी बढ़ा दी, तो आप वैसे ही अलग से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसमें मुल्क में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम प्रॉब्लम समझते हैं, एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे दोस्त अम्मार जाफरी कहते हैं कि हमने अपने वसाइल को मसाइल समझना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये मसाइल नहीं है, ये हमारे वसाइल हैं, ये हमारे लिए हमारे
ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। रोड चाइना से बनवा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे खुद? चाइना वर्कर आते हैं, क्यों नहीं वर्कर बन रहे? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं और अमीन साहब से कनेक्ट करें, अमीन साहब जैसों से कनेक्ट करें। बहुत 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 अच्छे लोग हैं इस मुल्क में, ज़रा से कैमरे से छुपे हुए हैं, नज़र आपको नहीं आते, और हमारे यहाँ जो डिसबैलेंस है माशरे के अंदर के गरीब आदमी अमीर से नहीं मिल पाता था, वो अब सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। अब आप किसी करोड़पति अरबपति से फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, एमएलए से कनेक्ट कर सकते हैं, एमपी से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा सा गुफ्तगू करना आपको नहीं आता, वो सीख लें कि अदब और आदाब के दायरे में रहते हुए तंग करे बगैर काम कैसे कराना है। बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया अमीर भाई, बहुत बहुत।